नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मनोज स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इसके पहले हमने यूथ कंपटीशन टाइम्स के 15 मॉडल पेपर करा दिया है, प्लेलिस्ट बना दिया है। आज हम इस वीडियो में 2 मॉडल पेपर एक साथ कवर करेंगे। मॉडल पेपर नंबर 16, मॉडल पेपर नंबर 17। ये सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे वीडियो हमने करा दिए हैं। आज हम इस वीडियो पे 2 मॉडल पेपर कराने वाले। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर आ रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला नंबर आपसे पूछा गया, आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहले नंबर का आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? राधे राधे भैया, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। हाँ, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग बाद में आए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला नंबर हमने पूछा है, कोई बात नहीं। हाँ ना, यहाँ पर पहला नंबर हमने पूछा है, आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा वेद है जो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। आंसर आ चुका है अथर्ववेद। जिनका भी जवाब अथर्ववेद आया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको यहां पर बताना है कि किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। हमने यहां पर देखिए सेकंड नंबर में पूछा है, और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था हमने कई बार आपको बताया है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था आप क्या बताओगे? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। लुम्बिनी कहां पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। 1 साल वृक्ष के नीचे हुआ था। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, साक्यगढ़ के थे। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और इनका जन्म पता है निरंजना नदी किनारे हुआ था। यह प्रश्न आपका पेपर में कई बार पूछा गया है। और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। और काफी लोग आंसर सी मार रहे हैं, काफी लोग आंसर सी मार रहे हैं। सी वाले विशेष ध्यान दीजिएगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। जन्म हुआ था साल के वृक्ष के नीचे। याद रखेंगे, वृक्ष का नाम क्या था? साल का वृक्ष था। ऐसा प्रश्न जब पेपर में आता है तो लगभग 80% लोग गलत कर देते हैं। उनको पीपल पीपल याद रहता है और पीपल लगा जाते हैं। वो ज्ञान मिला था, ज्ञान। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहां पर बताना है कि रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख जो है ना, पुलकेशिन द्वितीय की किस विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। हाँ बहुत बढ़िया, रवि कीर्ति का ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय यहां पर बताइएगा कि विजय के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। 3 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे आंसर लगा दीजिए डी नंबर। हर्ष बिल्कुल सही जवाब है। देखो अभी भी सेकंड नंबर का बहुत लोग मार रहे हैं, डी नंबर, डी नहीं ए था। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, 3 नंबर का आपका जवाब हो चुका है ना? हाँ 3 नंबर का डी था। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए हमने पूछा, आपको यहां पर जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? लिखा हुआ है नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है ना, भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। नाट्य शास्त्र जो पुस्तक है भारत के शास्त्रीय नृत्य पर लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी आपकी भरत मुनि। आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ, जिनका भी सी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, सबरीमाला जो मंदिर है ना, ये कहां पर स्थित है? 5 नंबर बताइए। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में पड़ता है, केरल में है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। एक बार यहां भगदड़ हो गई थी, आपको पता होगा, सबरीमाला में। नेक्स्ट प्रश्न हमने पूछा है कि बताइए भारत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा, एक सिजदा भी है एक पैबोस है, दोनों प्रथाएं हैं। और ये किसने शुरू किया था? 6 नंबर आपको बताना है। और ये दोस्तों पता है किसने शुरू किया था? ये शुरू किया था बलबन ने शुरू किया था। उनका नाम था गयासुद्दीन बलबन। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। सिजदा का अर्थ जानते क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना। और पैबोस का अर्थ होता था सुल्तान के पैरों को चूमना। सुल्तान के पैरों को चूमना, इसका मतलब पैबोस होता था। ये दोनों चीज याद रखिएगा। ये अमानवीय प्रथा थी। मुगल बादशाह अकबर आए और इसको समाप्त कर दिया। एक बार पेपर में पूछा गया था कि सिजदा और जो प्रथा है ना, सिजदा और पैबोस प्रथा किसने समाप्त किया था? तो आप कहिएगा अकबर। ये वही अकबर हैं जिन्होंने आगरा का लाल किला बनवाया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा विकल्प है। अच्छा, इसके हमने ट्रिक आपको खूब बताइए, भाजसा करके बताया है, आपको याद होगा सभी को, है ना, सभी को याद होगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब क्रम आप देख लीजिए। आप क्रम देखेंगे तो आप कहेंगे अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। देखो मैच कर गया कि नहीं कर गया? बोलो, मैच कर गया ना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? बड़ा आसान प्रश्न है, शाहजहां ने बनवाया था। बताइए हुमायूं का मकबरा कहां पर है? 9 नंबर बताइए। हुमायूं का मकबरा हमने पूछा है तो आप कहेंगे हुमायूं का मकबरा दिल्ली के दीन पनाह यानी पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। आंसर लगा दीजिए, दिल्ली में। आपका कहां पर है? दिल्ली में।
बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाँ बिल्कुल सही है। और इस मकबरे का जो निर्माण है ना हाजी बेगम ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बड़ा आसान प्रश्न है, कई बार हमने कराया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में लड़ा गया था। कई बार हमने पेपर में कराया है, मतलब कई बार मॉडल पेपर में कराया है। और ये युद्ध जो आपका था ब्रिटिश सेना के विरुद्ध हुआ था। अवध के नवाब कौन थे? शुजाउद्दौला थे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे। और बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, यह भी याद रखिएगा। और इसमें अंग्रेजी सेना जीत जाती है, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या लगा दें? ये तो हो गया ऑप्शन। अगला प्रश्न बताइए। देखिए, पावर एंड बैटरी लो। अक्सर मेरा जब भी पढ़ाने के बैठते हैं हमेशा इसकी बैटरी लो हो जाती है। इसका मतलब हम चार्ज में ही लगाते इसको, है ना। पहले थोड़ा इसको चार्ज में लगा देते हैं, फिर हम आपकी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस 1 मिनट का समय दीजिए, तब तक आप अगले प्रश्न में बढ़िए। लाइट वैसे भी नहीं आ रही है, सुबह से नहीं आ रही है, यहाँ तार वगैरह बदले जा रहे हैं। चलो कम से कम चार्जिंग शुरू हो गई है। चार्जिंग शुरू हो चुकी है, लाइट है नहीं, इन्वर्टर से चल रहा है, मतलब चार्ज कर रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस स्वतंत्रता सेनानी की निर्णयात्मक लेखन की पहली जो कृति है ना, जो पहली जो कृति है आपकी बताना है। पहली जो कृति है आपकी हिंद स्वराज, अभी भी दुनिया भर के विवेचनात्मक रुचि का विषय है। 11 नंबर का आंसर क्या होगा? 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, महात्मा गांधी की है। बिल्कुल सही जवाब है। द ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? दादा भाई नौरोजी कहते हैं। 1928 में बताइए, वल्लभ भाई पटेल ने भू राजस्व लगान के विरोध में गुजरात के तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहां पर किया था? ये कहां पर किया था? आप कहेंगे सरदी बारदोली में किया था। ये बारदोली वही है जगह जहां पर सरदार पटेल को सरदार की जो उपाधि है ना, बारदोली की महिलाओं ने दिया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमने पूछा है 13 नंबर बताइएगा। हमने 13 नंबर में पूछा है कि राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? हमने पूछा है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी, और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए यहां पर राइट आंसर आ चुका है। हमने पूछा है, नहीं यूपीएस नहीं, सीधे इन्वर्टर से चार्ज में लगाए हैं। बताइए, स्थापना इनमें से किसने की थी? 13 नंबर बताइएगा। और 13 नंबर का जवाब आ चुका है, देवेंद्र नाथ टैगोर कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब आ गया है ना, बिल्कुल सही है। 13 नंबर का ए आपका सही है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर में देखिए, आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल आपका बनाया गया था? बताइए कौन सा पर्यटन स्थल बनाया गया? तो पहले क्या था ना, याद में बहुत चीजें बनती थी। अब आजकल के समय में वही किसी को नहीं याद करता है ना, सब दुनिया मतलब की है। 14 नंबर कह रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी होगा। और महात्मा गांधी ने बताइए राजनीति में अपना गुरु किसको माना था? इसके पहले एक मॉडल पेपर हमने कराया था करीब 2 दिन पहले, उसमें हम आपसे ऐसे ही पूछे थे कि बताइए महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आप लोगों ने कमेंट भी दिया था, हमें याद है। आप ही ने कहा था गोपाल कृष्ण गोखले। आज वही प्रश्न आपका आ गया है। कई बार क्या होता है, हम किसी के बारे में नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं मॉडल पेपर में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। बताइए भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय, देखो ये भी हमने बताया था 1857 की क्रांति हुई थी। उसके बाद भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो आप जानते ही हो, लॉर्ड कैनिंग उस समय थे। इन्हीं को भैया वायसराय बना दिया जाता है 1858 में। 1857 की क्रांति के बाद यही बन जाते हैं जो भारत के गवर्नर जनरल थे अंतिम, इनको वायसराय बनाते हैं 1858 में। बहुत बढ़िया, 16 नंबर का डी है। अगला प्रश्न आपके सामने 17 नंबर आ चुका है। आपको बताना है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा है ना, ये किसके कौन से देश से लिया गया है? इसके पहले एक मॉडल पेपर कराया तो उसमें हमने चर्चा किया था। आप ही ने कहा था ब्रिटेन है, इंग्लैंड है। हमने कहा बिल्कुल सही जवाब दिया था। अगला प्रश्न हमने पूछा है कि बताइए डैश डैश लिखा के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन जो है 42वां संविधान संशोधन किया था। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 में हुआ था। संविधान की उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहो, बात एक ही है। प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। और इसमें शब्द आपके जोड़े गए थे पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष कहो, पंथ निरपेक्ष एक ही है, ये भी कंफ्यूज मत होना। नहीं कहोगे सर जी कहीं धर्मनिरपेक्ष लिखा रहता है, कहीं पंथ, एक ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं। समाजवादी और अखंडता शामिल किया गया था, याद रखिएगा, एक ही बार जोड़ा गया था। ये आपका कौन सा था? 18 नंबर का जवाब आ चुका है। सी नंबर कह रहे हैं, अनुच्छेद नंबर 368।
अनुच्छेद नंबर 368 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा अनुच्छेद नंबर कौन सा था आपका, 368 था। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। 19 नंबर बताइएगा, भारतीय संविधान की इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार की गारंटी आपका नहीं देता है। हमने कहा मौलिक अधिकार की गारंटी कौन नहीं देता है, तो आप कहेंगे इसकी हम बात करते हैं 19 नंबर में। तो आप कहेंगे विकल्प नंबर लगा दीजिए, व्यवसाय का जो अधिकार है ना, इसकी गारंटी नहीं है। बाकी आप समानता का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप किसी भी धर्म के आराम से मना सकते हैं कोई भी, है ना। स्वाधीनता का अधिकार है, ये सब कुछ है, लेकिन आपका व्यवसाय का अधिकार नहीं है। हमने 20 नंबर में पूछा है कि बताइए भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। हमने कहा संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। 20 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं सर जी ऑप्शन लगा दीजिए, महामहिम जो आपके हैं राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का जो पद है ना, ये अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है। ये अनुच्छेद नंबर 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति भी होंगे। वो अनुच्छेद नंबर 12। इस समय वर्तमान में आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू है इस समय वर्तमान में। अगला प्रश्न बताइएगा, इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं। हमने कहा है संसद 3 अंगों से मिलकर बना होता है। एक तो राष्ट्रपति भी है, विधानसभा कह रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये विधान परिषद कहां से आ गया। वैसे भी विधान परिषद हर जगह तो है नहीं, कुछ ही जगह पर है ना। 6 राज्यों में लगभग है आपका विधान परिषद। विधानसभा तो चलो ठीक है, विधान परिषद हर जगह नहीं है। अगला प्रश्न बताइए, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसने नियुक्त किया गया था। ये भी हमने प्रश्न आपको बताया था। हमने ये प्रश्न आपको बताया था, याद करने का तरीका बताया था कि जैसे भैया मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो ये महिला स्पीकर भी बन जाती। माँ से मोदी जी और माँ से मीरा कुमार। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कब बनी थी, 2014 में बनी थी। मतलब मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे ना, तो वो भी उसमें पहली बार जब बने थे, पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, और पहली बार मीरा कुमार भी लोकसभा में बनी। दोनों माँ से मैचिंग कर रहा है, इसलिए याद रखना, कंफ्यूज न होना। 23 नंबर बताइएगा कि अनुच्छेद 170 के अनुसार बताइए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप कहेंगे सर जी इसमें जो लिखा हुआ है ना, अनुच्छेद नंबर 170 में कहा गया है कि किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या अधिकतम संख्या है ना, वो 60 और 500 के बारे में बताया गया है। अधिकतम की बात हो रही तो 500 लगा दीजिए। हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है। ईवीएम का देखिए, ईवीएम जो जानते ही होंगे आप लोगों ने, नाम जरूर सुना होगा। ईवीएम क्या होता है, अब तो आजकल ईवीएम में ही वोट डाले जाते हैं, हर दिन आप इसके नाम सुनते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, आसान प्रश्न कह सकते हैं। 15 नंबर में हमने पूछा है कि जो खंड ना ब्लॉक पंचायत समिति का अध्यक्ष का जो चयन किसके द्वारा किया जाता है। हमने कहा है कि बताइए खंड पंचायत समिति के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाता है। 15 नंबर 25 नंबर है, हाँ नंबरिंग थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। यहां पर कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, समिति के जो सदस्य होते हैं ना, उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है आपका, ये कौन सा नंबर है, 26 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा आपकी हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। आपको ये बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए यहां पर देखिए काफी लोगों का जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, बराबर जवाब दे रहे हैं। कह रहे हैं सर जी अनुच्छेद नंबर कह रहे हैं 26 में कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। 343 के फर्स्ट में कहा गया है ना, बिल्कुल सही बात है आपका। देखिए भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, ये प्रश्न हमने आपको बहुत बार बताया है कि राष्ट्रगान जो है आपका पहली बार गाया गया था 1911 में गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, है ना। इसके रचयिता तो आपको पता ही है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। इनको गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, 1913 में मिला था। अब कहोगे सर जी बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे, इन्होंने राष्ट्रीय गीत गाया था, पहली बार 1896 में गाया गया था। संविधान में चाहे राष्ट्रगान की बात करो चाहे राष्ट्रीय गीत की बात करो, इन दोनों को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बताइएगा, आकाश गंगा का जो आकार है ना कैसा है। 18 नंबर बताइए, आकाश 28 नंबर है सॉरी, आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो आप कहेंगे आकाश गंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है ना। इसका आकार कैसा है, आकार कह रहे हैं लगा दीजिए सर्पिलाकार है। हाँ देखो भैया सर्पिलाकार है, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सर्पिलाकार कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और सर्वप्रथम आकाश गंगा को गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था, गैलीलियो ने। अगला प्रश्न बताइए, हमने पूछा है कि डोल्ड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहां चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, है ना। चलने वाली हवाएं क्या होती है, शांत होती हैं। तो देखिए डोल्ड्रम जो होता है ना, एक शांत वायु का क्षेत्र होता है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अत्यधिक उष्मा की वजह से जब वायु की जो स्पीड होती है ना वो नहीं होती है,
तब ये संवहन धारा ही वहां पर रहती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगा दीजिए निम्न, है ना। कैसी, निम्न दाब वाला क्षेत्र आपका होता है, निम्न। अगला बताइए, विश्व का सबसे बड़ा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा जो जलीय निकाय है ना, वो आपका कौन सा है, ये आपका कैस्पियन सागर है, याद रखेंगे कैस्पियन सागर है। बताइए कौन सी नदी लंदन से होकर बहती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नंबरिंग थोड़ा दिक्कत हो रही है। कौन सी नदी जो है लंदन से होकर बहती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए लंदन में हमने पूछा है, बताइए कौन सी नदी है। हाँ, जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे थेम्स नदी, कहीं टेम्स नदी लिखा रहता है ना, टेम्स थेम्स, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा अगला प्रश्न देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना, ये 32 नंबर प्रश्न है, नंबरिंग कर दे रहे हैं, ये 33 नंबर है, नहीं आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि कौन सा नंबर का आंसर दे रहे हैं, कौन सा नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। नंबरिंग थोड़ा नहीं सही थी तो हमने लिख दिया है। अब बताओ 32 नंबर बताइए, हवाई द्वीप की देखिए राजधानी हमने पूछा है, तो कह रहे हैं होनोलुलु, होनोलुलु कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। 32 नंबर का डी नंबर आपका सही है। यहां पर देखिए हमने 33 नंबर आपसे पूछा, आपको यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा, हमने पूछा है कि भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के कितने भाग में फैला हुआ है ना। यहाँ पर देखिए हमने पूछा है, 33 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 2.4% लगा दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है, आप कहेंगे लक्षद्वीप है। हाँ, जिनका भी लक्षद्वीप आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 35 नंबर है, फिर आपका 36 नंबर है, फिर आपका 37 नंबर है। नंबरिंग हमने कर दिया है। बताइए इनमें से कौन सा पर्वत जो है ना राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित आपका नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं आपको बताना है। चलिए यहां पर बताइए, नंदा देवी कह रहे हैं उत्तराखंड, सही है। सासेर कांगड़ी लद्दाख में है। कंचनजंगा भैया सिक्किम में है, क्लियर हो गया। केटू जो है गाडविन ऑस्टविन, केटू भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है पर्वत चोटी, है ना। हमने पूछा था कि बताइए कौन सुमेलित नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर डी, देखो बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। कुछ लोग 35 का बी लगा रहे हैं। सासेर कांगड़ी लद्दाख में ही तो है, ये भारत की सर्वोच्च चोटी है ना केटू, हिमाचल प्रदेश की थोड़ो है, ये कोई हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, ये काराकोरम पर्वतमाला में आपका है। हमने यहां पर पूछा इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। 36 नंबर का जवाब आ चुका है, माजुली द्वीप कह रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से बताइए कौन सा नदी बेसिन जो है विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला आपका नदी बेसिन है। 37 नंबर बताइए। 37 का भी जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं गंगा लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी गंगा आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 38 नंबर आ चुका है, पूछा गया आपसे, देखो यूपी जी के भी आ गया। उत्तर प्रदेश में बताइए जो त्रिवेणी है ना, जो त्रिवेणी है ये आपको बताना है कौन सी नदियां मिलती हैं, तो आप कहेंगे ये तो गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना सरस्वती। अब नंबरिंग सही है। 39 नंबर सभी लोग आंसर दीजिएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, आपसे पूछा गया है कि अलमट्टी जो बांध है ना, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। हमने पूछा है कि अलमट्टी जो बांध है इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है। आप कहेंगे 39 नंबर का आंसर लगा दीजिए कृष्णा नदी पर। देख लो सभी का जवाब आ रहा है। अलमट्टी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। 39 नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब है। बहुत लोग कावेरी लगा है। अरे अलमट्टी बांध का निर्माण कावेरी कहां से आपको लग रहा है, ये कर्नाटक राज्य में है। कृष्णा नदी ये जल विद्युत उत्पादन व सिंचाई के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। कृष्णा नदी जलाशय का नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताइएगा, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं। भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन किस प्रकार के हैं, 40 नंबर बताइएगा। ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। विकल्प आपका ए नंबर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये वाला प्रश्न हमने बहुत बार बताया है। अल्फांसो की बताइए, अल्फांसो जो होता है ना किस फल की किस्म है, कई बार करा चुके हैं। हमने पूछा है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है। 41 नंबर कह रहे हैं लगा दीजिए आम। आम तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे। अल्फांसो प्रजाति को आमों का राजा कहा जाता है, राजा, आमों का राजा, बिल्कुल सही है। अल्फांसो आम को जीआई टैग भी प्रदान किया गया, ये भी आपको याद रखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जीआई टैग मिला है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर बताइए इनमें से किस राज्य में स्थित है। हमने पूछा है कि भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर किस राज्य में स्थित है।
आप कहेंगे तारापुर की बात हो रही है, ये तो सर जी महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में है। बिल्कुल सही जवाब है। 41 नंबर का आपका बी था, 42 का ए है ना। 42 नंबर का जिनका भी ए आ रहा है हमारी तरफ से खूब सारी बधाइयां। और देखिए कुछ लोग तब भी डी मारे। अरे भैया 42 का डी कैसे आपको लग गया कर्नाटक में है? अब पेपर में आए ना तो तारापुर जरूर याद रखिएगा। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला बताइएगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा समुद्री बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है। बताइए कौन सा समुद्री बंदरगाह है। 43 नंबर में जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं लगा दीजिए कांडला। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। कांडला बंदरगाह जो है गुजरात के कच्छ में स्थित है। इसको पहले हमने एक क्लास में बताया भी था। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। बड़ा आसान प्रश्न है। 44 नंबर 2011 में जब जनगणना हुई थी ना, तब जनसंख्या घनत्व कितना था? किसी को पता है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। ऑप्शन नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 45 नंबर आपके सामने, आपको बताना है कि जबलपुर जो आपका है ना किस नदी के तट पर आपका स्थित है। हमने 45 नंबर पूछा, आप कहेंगे जबलपुर जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, जो दोस्तों आप कहेंगे कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। ये कौन सी नदी किनारे? ये वही नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है, इसकी यूपी में बताइए कौन शहर में हुई थी। आप कहेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ में। 47 नंबर आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर आपका स्थल है। हमने 47 में पूछा है, 47 का जवाब आ चुका है। कहेंगे सर जी आगरा का किला। आगरा का जो किला है ना, ये आपका यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल आपका है। 47 का आपका जाएगा। देखो यूपी के 3 स्थल हैं, एक तो आपका ताजमहल है, एक आपका आगरा किला है। आप कहेंगे सर जी आगरा किला कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी भी है। मतलब एक तरीके से आगरा के ही सब हैं, है ना। तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही है। फतेहपुर सीकरी भी है। यूपी के 3 हैं। उत्तर प्रदेश का चरकुला क्या होता है? चरकुला के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो आप कहेंगे ब्रज क्षेत्र में किया जाने वाला एक पारंपरिक लोक नृत्य होता है। इस नृत्य में कृष्ण जी के गीतों पर महिलाएं वृत्ताकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करते हुए घूंघट करके नृत्य करती हैं। विकल्प नंबर लगा दीजिए, ब्रज क्षेत्र का पारंपरिक लोक नृत्य है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, सूफी संत यहाँ पे लिखा है वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में बताइए बाराबंकी में देवा शरीफ का मेला होता है। देखिए बाराबंकी में कौन सा मेला होता है? मेला आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। मेला और उत्सव ये हम आपको एक क्लास लेकर आएंगे ना, उसमें हम आपको जितने भी मेला यूपी में होते हैं सब करा देंगे। सिलेबस में मेंशन है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 49 नंबर कह रहे हैं वारिस अली साहब, बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को बताइए पूर्व का ग्रास कहते हैं ना? अभी हमने बताया था इसके पहले क्लास में, इत्र नगरी कहते हैं। इत्र नगरी बोले तो कन्नौज। इनमें से कौन सा आपका एक कर मुक्त अनुलाभ है? कर मुक्त बताइए कौन सा अनुलाभ होता है? 51 नंबर में जवाब आ चुका है। 51 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे लगा दीजिए नियोक्ता के द्वारा जो प्रशिक्षण होता है ना, यही आपका क्या होता है? मुक्त अनुलाभ होता है। बाकी तो सब अनुलाभ नहीं है ना। मुक्त वाला कौन सा है? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण है, ये मुक्त है आपका। बाकी सब में तो देना रहता है। अगला बताइएगा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई जो होता है ना, इसके माध्यम से बताइए निजी क्षेत्र में निवेश की अनुमति किसमें है? हमने पूछा है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के माध्यम से आपको बताना है। राइट आंसर देते रहिए सभी लोग। 52 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सी नंबर लगा दीजिए, नागरिक उड्डयन। बिल्कुल सही आंसर है, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में निजी निवेश का प्रावधान है। मुद्रास्फीति एक संयोजन होता है जो वास्तविक सकल उत्पाद यानी जीडीपी को और बढ़ता मूल्य स्तर का, वास्तविक सकल उत्पाद जो है और बढ़ता मूल्य स्तर का स्थिर अस्थिर बढ़ता हुआ घटता हुआ। बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे? 53 नंबर। देखिए मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब मुद्रा की कुल पूर्ति रहना उसकी मांग की तुलना में अधिक हो जाती है। मांग की तुलना मान लो अधिक हो गई तो मुद्रा का मूल्य गिरने लगता है एवं सामान्य कीमत स्तर बढ़ने लगती है। सिंपल सी बात है। तो आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि मुद्रास्फीति जो होता है वो घटते हुए वास्तविक सकल और बढ़ते हुए मूल स्तर का संयोजन है। विकल्प नंबर जाएगा डी के साथ, घटता हुआ। देखिए 53 का डी बहुत कम लोगों का आंसर आ रहा था। कुछ लोग तो 53 का बी भी मार रहे थे, तो कोई ए मार रहे थे, है ना। डी वाले बिल्कुल सही, कुछ सी भी मारे। मतलब हर ऑप्शन पे ट्राई कियो, डी आपका सही था। अगला बताइए ईएसओपी का, इसमें ई क्या होता है? चलिए कमेंट करते रहिए। ईएसओपी देखो, ईएसओपी पहले फुल फॉर्म जान लो, होता क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक
एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान होता है। क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान। इसका मतलब ई का मतलब एम्प्लॉय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कल का मान लो एस पूछ ले, ओ पूछ ले, याद रखिएगा। धर्मवीर की अध्यक्षता में बताइए कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति जो है ना किसके अंत में आपकी की गई थी। आपको यहाँ पर जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 55 नंबर बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमने पूछा है कि धर्मवीर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की नियुक्ति किसके अंत में की गई थी। आंसर आ चुका है। देखिए 1970 में, यानी 1970 के दशक में हुआ था। यहाँ पे आंसर लगा दीजिए 1970। विकल्प आपका क्या है? सी नंबर। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। हमने यहाँ पर देखिए 56 नंबर में पूछा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। कमेंट करिएगा सभी लोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ना, वो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यानी आंसर क्या लगाएंगे? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त भैया कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश आपके होते हैं। बिल्कुल सही है। हमने पूछा है कि भारत में बताइए किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है। देखिए किस अधिनियम में आप गैर कानूनी आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की गई है। बताइए 57 का आंसर क्या लगाएंगे? 57 नंबर में जवाब आ चुका है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूपा। यूपा लिखा ना, यूएपीए, यूएपीए। हाँ ये आपका क्या है? बिल्कुल है। यह अधिनियम 1967 में लागू हुआ था और इसमें यही कहा गया था कि आतंकवाद, अलगाववाद, अन्य गैर कानूनी जो गतिविधियां होती है ना उसको रोका जाता है। ठीक है ना? यूपा याद रखेंगे, यूएपीए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। बहुत लेट आई हैं आप लोग। जो लोग लेट आए हैं कोई बात नहीं, वीडियो बाद में भी देख लेना। अगला प्रश्न बताइए। अब यहीं से आंसर देना शुरू करिए जहां से क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। हमने पूछा है कि व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय होता है। व्यापार घाटे से बताइए क्या अभिप्राय होता है। 58 नंबर बताएंगे सभी लोग। 58 का आंसर आ चुका है। व्यापार घाटे से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। मान लो आ कम रहा, निर्यात ज्यादा हो रहा है ना। निर्यात से ज्यादा जब हो जाता है आयात, उसी को बोलते हैं व्यापारिक घाटा। आंसर लगा दीजिए सी नंबर। जब किसी देश का जो आयात होता है ना उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। निर्यात से जब ज्यादा हो जाए आयात, समझ जाओ व्यापारिक घाटा। ऑप्शन नंबर सी है। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। देख लो सभी का आ रहा है। 58 नंबर का सी। 59 नंबर बताइएगा। लिखा है भारतीय क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के तहत कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध आपका नहीं है। कौन से क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर में, देखो यहां पर सबसे पहले आपको याद रखना है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी नीति की अनुमति कौन कौन क्षेत्र में नहीं है। एक लॉटरी व्यापार में नहीं है, जुआ सट्टेबाजी में नहीं है, चिट फंड का कारोबार पे नहीं है, कई सारी हैं। तो यहां पर ऑप्शन क्या लगा दोगे? चाय उगाना, इसमें भी नहीं है ना। इसमें भी आपका नहीं है, याद रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र प्रतिबंध नहीं है? बाकी सब है। ये चाय उगाना आपका नहीं है ना। चाय उगाना नहीं है, बाकी सब है, बाकी सब है। अगला बताइए कोड़ी विस्थापन किसमें मापा जाता है। 60 नंबर बताएंगे आंसर क्या होगा। हमने पूछा कोड़ी विस्थापन किसके द्वारा मापा जाता है। जवाब हमारे बीच आ चुका है। कोड़ी विस्थापन को हम रेडियन में मापते हैं, है ना। अच्छा एक प्रश्न आपको ये बताना है, एक सेकंड बताइए कोड़ी विस्थापन किसमें मापते हैं। रेडियन। हाँ बिल्कुल सही जवाब है ना। देखिए सॉलिड जो एंगल होता है ना, ठोस कोण जिसे कह सकते हो, उसको स्टेरेडियन में मापते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। बताइए किस प्रकार का आपका प्रदूषण जो है ना संवर्ध यानी यूट्रोफिकेशन है। 61 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण का एक रूप ही होता है ना। जल प्रदूषण क्या होता है? एक रूप होता है जिसमें जल में क्या होता है, पोषक तत्वों की जो होते हैं ना, उसमें पोषक तत्वों में क्या होता है, वृद्धि अचानक हो जाती है। अब पोषक तत्वों की अधिकता की वजह से जो आपके बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनकी अचानक वृद्धि होने लगती है। इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें इस तरीके से जो मछलियां होती हैं उनकी मृत्यु भी होने लगती है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो कहीं ना कहीं ये संबंधित आपका किससे? जल प्रदूषण से। विकल्प आपका जाएगा बी नंबर के साथ। 62 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है। 62 नंबर बताइएगा। लिखा हुआ है कि जल प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष आपका लागू किया गया था। अच्छा लागू कब हुआ था, कोई बता सकता है? बताइए लागू कब किया गया था। 1 मिनट रुकिए, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए यहां पर देखिए 62 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे 1974 में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया, हाल ही में साक्षरता अभियान में अग्रणी भूमिका निभाने वाली तथा 2022 में सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री पाने वाली वी राबिया का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? वी राबिया का जो निधन हुआ था ना 2022 में, आपको बताना इनका संबंध किस राज्य से था। 63 नंबर में जवाब अगर आपका आ रहा है देखो, इनका जो निधन है ना मई 2025 में हुआ था, मई 2025 में हुआ था, लिख दे रहे हैं यहाँ पे। 2022 में ये पद्मश्री पाई थी, 2022 में क्या पाई थी? पद्मश्री। और इनका निधन आपका मई 2025 में हुआ है, ध्यान रखिएगा। कौन से राज्य की थी? 63 नंबर। देखिए करंट का प्रश्न पूछा गया है, करंट का प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ये केरल की रहने वाली थी, इनका संबंध क्या था? केरल। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला बताइए 1 अप्रैल, देखिए करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है, पेपर में आएगा, सिलेबस में दिया गया है। बताइए 1 अप्रैल 2025 में बताइए सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? 64 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? सरहुल जो महोत्सव है ना, इसका कहां पर मनाया गया है? तो आपका ये मनाया गया, कह रहे हैं झारखंड, लगा दीजिए ना, बिल्कुल सही जवाब है। 64 नंबर का बी नंबर कह रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए हमने आपसे यहां पर पूछा है, हाँ ना, राइट आंसर बिल्कुल सही है। देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहा है। हमने पूछा है 1 अप्रैल 2025 में सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? झारखंड, बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ झारखंड में मनाते हैं, सही है, गलत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से आपको बताना है कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस आपका नहीं है। स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? 65 नंबर बताइए। तो 65 नंबर में जो मॉडेम लिखा है ना, ये आपका स्टोरेज डिवाइस नहीं होता, बाकी सब है। हमने यहाँ पर पूछा है, आपको बताना है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है। आपको यहाँ पर बताना है कि ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव कैसा होता है। 66 नंबर बताइएगा। अगर आपका 66 नंबर का जवाब अगर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बाहर की तुलना में अधिक होता है। जो दबाव होता है विमान के केबिन के अंदर का ना, वो बाहर की तुलना में अधिक होता है। 66 का सी है। 67 नंबर में हमने पूछा, आपको बताना है कि इनमें से बताइए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अच्छा, विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी नहीं है? ये ऐसी तरंगे होती है जिनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी चल सकती है। 67 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे अल्ट्रासाउंड जो होता है ना, अल्ट्रासाउंड आप तो देखे ही होंगे। अल्ट्रासाउंड जो आपका होता है ना, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, बाकी रेडियो तरंगे होती है, माइक्रोवेव आपका, इंफ्रारेड, ये सब आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे आपकी होती है। 68 नंबर में देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि परमाणु संलयन जो प्रतिक्रियाएं हैं आपकी ना, ये स्वचालित रूप से होती हैं, कहां पर होती हैं? ये कहां पर होती हैं आपको बताना है। तो ये आपकी होती है दोस्तों सूर्य में होती है। कहां पे होती है? जब दो हल्के परमाणु नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के परमाणु नाभिक की रचना करते हैं ना, उसी को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। विकल्प जाएगा ए नंबर के साथ। 69 नंबर में देखिए आपसे यहां पर पूछा गया, आपको बताना है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि क्या कहलाती है। किसी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान एक पदार्थ में हाइड्रोजन की जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? हमने कई बार आपको बताया है। हाँ बिल्कुल, देखिए हाइड्रोजन की जो वृद्धि हमने पूछा है ना, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ा है, ऑक्सीकरण अपचयन। हाँ, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी अगर होती है तो क्या होता है? अपचयन। और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, वो ऑक्सीकरण होता है। दोनों को याद रखिएगा। उस धातु का नाम बताइए जिसे हम आसानी चाकू से काट सकते हैं। तो आप कहेंगे सर जी सोडियम काट सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। सोडियम आपकी एक क्षार धातु होती है, ये भी आपको याद रखना है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को हम क्या कहते हैं? देखिए प्रोटीन को जो जानकारी देता है, डीएनए के भाग को हम क्या कहते हैं? हमने कई बार आपको बताया है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जीन कहते हैं। जीन कहते हैं, याद रखेंगे। डीएनए का जो भाग होता है, डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होती है। वाटसन क्रिक ने खोज किया था डीएनए की। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड फुल फॉर्म होता है ना, इसके जो भाग होते हैं उसको जीन कहते हैं। उस एंजाइम का नाम बताइए जिसका उपयोग जो आपका है ना, प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। बताइए उस एंजाइम का नाम क्या है जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। 72 का आंसर दीजिए, क्या होगा? 72 का आंसर आ चुका है, उसे हम पेप्सिन कहते हैं। विकल्प जाएगा बी नंबर के साथ। 73 नंबर बताइए, हृदय की धड़कन का पता लगाने में आपको बताना है इनमें से कौन सा यंत्र आपका सहायक होता है। हृदय की धड़कन का पता लगाने में बताइए कौन सा यंत्र आपका सहायक होता है। 73 नंबर बताइए।
73 नंबर का जवाब आ चुका, स्टेथोस्कोप, है ना। हृदय की धड़कन जो हमारे पता करते हैं ना, वो आपका क्या होता है, स्टेथोस्कोप होता है। स्फैग्मोमैनोमीटर क्या होता है, हमने कई बार आपको बताया है कि जब ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, वह इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है आपका स्फैग्मोमैनोमीटर। विकल्प आपका हो जाएगा, आपका अगर पूछेगा ब्लड प्रेशर के बारे में तब डी नंबर लगाइएगा। 74 नंबर में देखिए आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। आपको यहां पर राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या होगा। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर दीजिएगा, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। और यहां पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हमने यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। 74 नंबर बताइए, और 74 नंबर का देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। देखिए जिनका भी 74 नंबर का जवाब आ रहा है ना, विकल्प नंबर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, सी नंबर आ रहा है, ब्रायोफाइट्स आ रहा है, बिल्कुल सही है। 74 का सी वाला बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हाँ, इनको उभयचर कहते हैं, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में बताइए ओरंग टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। पहली बात तो टाइगर रिजर्व की हम बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व कौन सा है, ओरंग कहां पर है, कोई बता सकता है 75 नंबर में ये कहां पर है। तो आप कहेंगे जो आपका ओरंग टाइगर रिजर्व है ना, ये कहां पर है, ये आपका है दोस्तों, कहां पर है, आपका असम राज्य में पड़ता है। विकल्प जाएगा सी नंबर के साथ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी पर्यावरण समस्या आपकी नहीं है। हमने पूछा है कि बताइए कौन सी पर्यावरण समस्या नहीं है। 76 नंबर बताएंगे। 76 नंबर का जवाब आ चुका है, वृक्षारोपण जो आपका होता है ना, ये पर्यावरण समस्या नहीं है। आनुवंशिक संशोधन, खाद्य समार्थ पदार्थ हो गया, अम्लीय वर्षा हो गया, जैव विविधता का नुकसान होना, ये सब आपके पर्यावरण समस्या आपके हैं, वृक्षारोपण नहीं होता है। 2 अप्रैल 2025 में आपको ये बताना है कि स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 77 है, नंबर नहीं लिखा है, पहले हम नंबरिंग कर देते हैं, नहीं तो आप लोग पूछोगे सर जी कौन से नंबर का आंसर दे रहे हैं। 2 अप्रैल 2025 में आपको बताना है कि स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया गया, और यह किया गया था आपका नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, 78 नंबर बताइए। देखिए मौद्रिक नीति की जब हम बात करते हैं ना, तो ये करता है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं, आरबीआई कहते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे कोई पूछे स्थापना कब हुई थी, तो आप बताइएगा 1935 में हुई थी। कल का मान लो कोई पूछ ले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, राष्ट्रीयकरण आपका 1949 में हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 79 नंबर बताइए। अभी तो हम आपको बता ही थे, बड़े वाणिज्यिक बैंकों की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका हुआ था ना, ये आपका प्रथम चरण में आपके 14 बैंकों का हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रथम चरण में आपका जो है 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों किया गया था, 14 बैंकों का। इसके बाद दूसरा चरण आता है 1980 में। 1980 में कितने बैंकों करते हैं, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1980 के दशक में, 1980 में याद रखिएगा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। 1969 में 14। ये पेपर में पूछा जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, रट्टा मान लीजिए, पेपर में बहुत आता है प्रश्न। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। हमने पूछा योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, आपको यहां पर आंसर देना है 80 नंबर में। कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए, 1950 में हुई थी। बिल्कुल सही जवाब है। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी जो है 1951 से स्टार्ट होती है, ये भी याद रखिएगा, 1951 से स्टार्ट होती है। जनगणना 2011 के अनुसार बताइए भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी थी। हमने 10 की वृद्धि दर पूछा है, आप कहेंगे 2011 के अकॉर्डिंग बताना है, 17.7 लगा दीजिए। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, आपको यहां पर 82 नंबर में जवाब देना है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है, हमारे भी जवाब आ चुका है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर की राजधानी इंफाल में स्थित है। मणिपुर की राजधानी कहां पर है, इंफाल में। जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हमने पूछा है, यहां पर आपको जवाब देना है, आंसर देते रहिए सभी लोग। यहां पर 83 नंबर प्रश्न आपके सामने है, ये 84 नंबर है, नंबरिंग हमने कर दिया है। बताइए इनमें से कौन संगठन इस नीति वचन में विश्वास करता है कि अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। अंधेरे को कोसने की बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। बताइए इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए, है ना।
ये कौन संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना जो है 1961 में हुई थी, ठीक है, ब्रिटेन में हुई थी। और इन्होंने शोषण के खिलाफ एक अभियान चलाया था, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इसका सिद्धांत यही था कि अंधेरे को कोसने के बजाय एक मोमबत्ती जला देना बेहतर है। हमने पूछा है कि भारत में बताइए जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं। कई बार हमने आपसे पूछा है, कई बार आपने बताया भी है। जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं, कोई बता सकता है? जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू होता है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2016 में असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया। विश्व में बात करेंगे सबसे पहले फ्रांस ने लागू किया। भारत में बात करते हैं सबसे पहले असम ने लागू किया। 101वां संविधान संशोधन है। अनुच्छेद 279 में बताया गया है। सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? 33 होते हैं। खूब बता चुके हैं। बताइए जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? 84 नंबर जवाब देना है आपको। कह रहे हैं ये पूर्व प्रधानमंत्री भैया आपके कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। इन्हीं को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर पूछा है कि इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो आप कहेंगे मणिपुर की है। भारत के किस नेता के जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, चिल्ड्रन डे के रूप में मनाते हैं ना, तो आप कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू लगा दीजिए। यहां पर आपसे पूछा गया है कि नासा द्वारा निर्मित एआई मॉडल सूर्या किस तकनीकी कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया था। हमने यहां पर 87 नंबर पूछा है। कह रहे लगा दीजिए ऑप्शन नंबर ए आईबीएम कंपनी थी, याद रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, आपको यहां पर बताना है। यहां पे लिखा है आपके सामने 88 नंबर में पूछा गया कि सदगत पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी ना, किसके द्वारा लिखी गई थी? सदगत पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। हम इतना आपको हिंट दे सकते हैं। गोदान जानते हैं किसकी है? गबन किसकी है? अगर आपको ये पता है तो सदगत पुस्तक के राइटर आप वही हैं जो अभी हमने आपसे मतलब कहा था। गोदान गबन के रचनाकार कौन है बताइए? मुंशी प्रेमचंद। हाँ, कल से एप्लीकेशन में क्लास आपकी चलेगी सुबह 9 बजे, ठीक है ना। आज वो टेक्निकल थोड़ा इशू हो गया था, आज वो सब सही करा लिया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कल से ऐप में भी चलेगी, साथ में पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही रही है। और यूट्यूब में बराबर क्लासें चलती आ रही, जैसे चलती हैं वैसी चलेगी बराबर। यूट्यूब की क्लासें आपकी कम नहीं होंगी, चाहे बढ़ जाए, ठीक है ना। यूट्यूब में क्लासें आपकी कम नहीं होंगी, चाहे बढ़ जाए। ऐप में सिर्फ एक ही क्लास मिलेगी बस। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर आ चुका है मुंशी प्रेमचंद जी, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए कौन सा त्योहार जो है ना शिक्षकों के प्रति जो है ना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या लगाएंगे? 89 नंबर में कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा मनाते हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है। बताइए भारतीय पंचांग के अनुसार हेमंत ऋतु जो है ना किन महीनों में आती है? हमने पूछा है कि भारतीय पंचांग के अनुसार बताइए हेमंत जो ऋतु है ना किन महीनों में आती है। 90 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं मार्गशीर्ष पौष। मार्गशीर्ष पौष जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। हमने पूछा है एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में आपको बताना है कि भारत सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। हमने कहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। 91 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं बी नंबर लगा दीजिए, 1992 में। बताइए कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? आप कहेंगे नेपाल की बात हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जवाब भी आ गया है। असम नहीं करता है ना, असम नहीं करता। बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, है ना, ये सब है। असम एक पूर्वोत्तर राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भूटान, बांग्लादेश से जरूर लगती है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को देखिए, सुमेलित करना है आपको। एक तरफ आपका दिया गया सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। हमने आपसे पूछा 93 का आंसर बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सोनभद्र में, आप जानते ही हैं सोनभद्र में क्या है, चूना पत्थर के लिए फेमस है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, यहाँ पे प्रयागराज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लिखा है तो लिखा रहने दो, वैसे प्रयागराज हो गया, ठीक है ना। प्रयागराज आप जानते ही हैं सीसा बालू के लिए फेमस है। ललितपुर में आप जानते हैं तांबा के लिए है आपका खनिज है। और मिर्जापुर में आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। यानी विकल्प आपका जाएगा 4213 के साथ, 4213 बिल्कुल सही जवाब है। जिनका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यहां पर देखिए हमने आपसे पूछा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बताइए गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। देखिए मंदिरों के बारे में पूछा जा रहा है, और जब हम मंदिर की बात करते हैं ना
उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है? आप कहेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहां पर है? ललितपुर में। ये ललितपुर नदी बेतवा नदी के पास स्थित है, आपका उत्तर प्रदेश में ही है ललितपुर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 95 नंबर में आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2025 में बताइए किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई द्वारा पॉली उमरी गर्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बताइए जनवरी 2025 में किस महिला क्रिकेटर को बीसीसीआई के द्वारा पॉली उमरी गर्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 95 नंबर का जवाब आ चुका है। उनका नाम कह रहे हैं स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना वही है जिनका भी हाल ही में आपको पता होगा, एक वही खबर आई थी, है ना, जानते होंगे। अगला प्रश्न बताइए। हमने यहाँ पर 96 नंबर बताइएगा कि मई 2025 में संघाई चीन में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में बताइए भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तीरंदाजी में बताइए विश्व कप चरण 2 में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो आप कहेंगे तीरंदाजी जो विश्व कप चरण 2 है, इसमें भारतीय टीम ने कुल 7 पदक जीते हैं। 7 पदक जीते हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण हैं, 4 आपके क्या है? कांस्य हैं, 1 आपका रजत है। टोटल पदों की संख्या है आपकी कितनी है? 7। देख लो सभी का आ रहा है। 96 का सी। कोई बात नहीं, गलत अगर होता है तो होने दीजिए, बट एग्जाम में गलत आपको नहीं करना है। 97 नंबर बताइए। लिखा हुआ है विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? देखिए गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इतना में बिकेगा कम से कम, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। इतना मूल्य निर्धारित किया गया है। बताइए कितने रुपए प्रति क्विंटल है? 97 नंबर। एमएसपी, हाँ बिल्कुल सही है, 2585 रुपया प्रति क्विंटल है। 2025-26 में आप सभी को पता है ये जो डाटा है 2025-26 में आपका कितना था? कितना था आपको पता है? ये 2025-26 का था। इससे कितना रुपया ज्यादा है? 160 रुपया ज्यादा है ना, 160 रुपया ज्यादा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए कितना रुपया प्रदान करती है? बताइए कितना रुपया प्रदान करती है? तो आप कहेंगे इसमें सर जी जो पैसा मिलता है ना, कितना मिलता है, कोई बता सकता है? पहले 51,000 रुपया था, अब महंगाई बढ़ गई है, 1 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है। लैंगिक समानता के लिए आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है ना, वो कौन सा है? लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास लक्ष्य कौन सा है? 99 नंबर का बताइए राइट आंसर क्या होगा? 99 का आंसर आ चुका है SDG 5। क्या है? SDG 5। जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, लैंगिक समानता का है। अगला बताइए भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू हुआ था? ये आपका लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, ध्यान दीजिएगा 2005 में। यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर बताना है कि बिंबिसार यहाँ लिखा हुआ कहाँ का शासक था। बिंबिसार हमने पूछा है कहाँ का शासक था, हमारे भी जवाब आ चुका है। कहेंगे सर जी मगध का शासक था, हमने कई बार आपको बताया है। कई बार हर्यक वंश भी कहते हैं, है ना, हर्यक वंश भी याद रखिएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, ये भी याद रखिएगा। अगर हम आपसे कहेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो भी आपको बिंबिसार ही बताना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना जो प्रवचन दिया था ना, ये कहां पर दिया था? पहला प्रवचन कहां पर दिया था? तो देखिए यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ, अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था? कह रहे हैं सारनाथ में दिया था, बिल्कुल सही आंसर आपका है। सारनाथ, जिनका भी जवाब आ रहा है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और जिसे हम धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम मतलब दिया था, सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। याद रखेंगे सभी लोग, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। लिखा है निम्न में से बताइए कौन हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। देखिए ये प्रश्न ने आपको कई बार कराया है और ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछ भी लेता है कि कौन आया था, ठीक है ना। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा।
देखो हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इन्हीं को हम जुआन जांग भी कहते हैं। जुआन जांग, देखो ये एक नया नाम आप सुन रहे होंगे। आज के सेशन में आपको नया नाम सुनने को मिल रहा है, जुआन जांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आए थे, सभी को पता है, लेकिन ये आपको याद रखना, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जुआन जांग भी कहते हैं। फाहियान बता सकते हैं किसके समय आए थे? फाहियान जो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, यहां लिख दे रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे। और इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, याद रखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन आए थे? इब्न बतूता आए थे। और क्या कहते हैं, हाँ क्लियर हो गया। और एक मारवन कुलशेखर करके शासनकाल चल रहा था ना, उसमें मार्को पोलो आए थे। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये देखो हमने जो बताया है ना कि महमूद गजनवी, है ना, और मोहम्मद बिन तुगलक, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पेपर में अक्सर पूछ लेता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है। 4 नंबर हमने पूछा तो आप कहेंगे पंचतंत्र लगा दीजिए। अर्थशास्त्र के आप जानते हैं कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य है, कौटिल्य। इंडिका आप जानते हैं मेगास्थनीज की है, मेगास्थनीज की है। रजत तरंगिणी आप जानते हैं कल्हड़ की है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, ये कल्हड़ की है, ये याद रखेंगे ना। विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के भैया कौटिल्य जो थे ना आपके, कौन थे? प्रधानमंत्री थे, वही कौटिल्य हैं, विष्णुगुप्त जिनको हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, चाणक्य भी कहते हैं। कामाख्या मंदिर बताइए किस राज्य में स्थित है? 5 नंबर हमने पूछा है, कई बार हमने बताया भी है। कामाख्या मंदिर आपका असम में स्थित है, याद रखेंगे, असम राज्य में है। हाँ, ये मंदिर जो है देवी सती का मंदिर है, याद रखेंगे। विकल्प नंबर जाएगा C नंबर के साथ। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। हमने देखो ये सही क्रम आपको बताया है, कई सारी ट्रिकें हमने पढ़ी होंगी। गुलाब खिला तसला में, है ना, तो गुलाब खिला यानी गु से हो गया गुलाम, खिला मतलब खिलजी, तसला यानी ता से हो गया तुगलक, सा से सैयद, अल्लाह से लोधी। ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं। आपको और भी ट्रिकें याद होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी ट्रिक हो बस याद होना चाहिए, बस आपको पेपर में गलत नहीं होना चाहिए। 6 नंबर का बिल्कुल सही है। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते। देखिए काफी लोग देर में आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हाँ, लेकिन कमेंट आपको सभी को करना है। जो लोग बाद में आ रहे हैं उनको भी कमेंट करना है, और जो लोग पहले आ चुके हैं उनको भी कमेंट करना है। हमने यहां पर पूछा है, आपको बताना है कि तुलुघमा जो क्या है। 7 नंबर बताइएगा राइट आंसर यहां पर क्या होगा, है ना, यहां पर 7 नंबर में पूछा गया है। देखिए तुगलमा, तुगलमा क्या होता है? तुगलमा होना, तुलगमा, तुलगमा लिखा है ना, तुलगमा क्या होता है? कोई बता सकता है? किसी को पता है? हाँ पेपर में देखिए पूछा हुआ प्रश्न आपको करा रहे हैं, बता सकता है कोई इसका आंसर क्या होगा? तो कह रहे हैं 7 का C नंबर लगा दीजिए ना। बिल्कुल सही जवाब है कि बाबर के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो सैन्य रणनीति होती थी ना, उसी को हम तुलगमा कहते थे। विकल्प नंबर जाएगा C नंबर के साथ। जिनका भी आ रहा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। 8 नंबर में देखिए आपको यहां पर बताना है कि बताइए इनमें से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? नमस्ते सर जी, नमस्ते सभी को, नमस्ते, राधे राधे, वंदे मातरम। और एग्जाम डेट देखिए आपको पता चली गया है, पेपर में बिल्कुल लग जाइए, जी जान से लग जाइए। और हमने कहा था एक दिन में हम आपको 200 क्वेश्चन कराते हैं, तो 1 महीने में आपके कितने होते हैं? 6000। 3-4 महीने में मान लो 20,000 से ज्यादा हम क्वेश्चन करा देंगे, 20,000 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 8 नंबर का बताइए आंसर क्या होगा? और 8 नंबर का जवाब होगा जय सिंह। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन, निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? 9 नंबर आपको बताना है। ये वही औरंगजेब हैं, औरंगजेब के बारे में जानते ही होंगे। इन्होंने सिखों के 9वें गुरु थे तेग बहादुर को मरवा दिया था। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उनको मरवा दिया था। हो सकता है किसी मॉडल पेपर में यह भी प्रश्न आपको देखने को मिले। 9 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? 9 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे 9 नंबर कह रहे हैं बाबा दयाल दास। क्या बात है। हमने पूछा है कि श्रीरंगपट्टनम में जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें किसकी हत्या हुई थी? 10 नंबर हमने पूछा है, और 10 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं सर जी ये चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, 1798-99 में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत और मैसूर साम्राज्य के बीच हुआ था। टीपू सुल्तान की मृत्यु आप सभी को पता है। ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, जिसमें 1799 को इनकी मृत्यु हो जाती है। विकल्प क्या लगाएंगे? विकल्प लगाएंगे टीपू सुल्तान। और इसकी मृत्यु के बारे में प्रश्न में कई बार पूछ लेता है, एग्जामिनर बड़ा चालाक है, तो डेट याद रखिएगा 1799। बड़ा कंफ्यूजन होता है पेपर में कि 1699 कि 1799, है ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखिएगा 1799।
11 नंबर में हमने पूछा आपको बताना है कि इनमें से बताइए कौन भैया राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र यानी केसरी के संस्थापक और संपादक थे। हमने केसरी के संस्थापक भी पूछा, संपादक भी थे। 11 नंबर में कह रहे हैं लगा दीजिए बाल गंगाधर तिलक। ये वही बाल गंगाधर तिलक हैं जिन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। और ये कौन से अधिवेशन में दिया था? लखनऊ अधिवेशन में दिया था, 1916 में दिया था। ये वही लखनऊ अधिवेशन है जहां पर गरम दल और नरम दल का मिलन हुआ था, क्योंकि सूरत अधिवेशन में गरम दल और नरम दल आपके क्या होते हैं, उनके बीच मतभेद हो जाता है। और अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करवाया था, यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, केरल में बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था। हमने पूछा है कि केरल में बताइए कि मोपला विद्रोह कब हुआ था। 12 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं 12 नंबर का लगा दीजिए 1921। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। यह भी पेपर में प्रश्न आपका कई बार आया है। जो लोग बाद में आए वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। हमारे भी जवाब आ चुका है, कह रहे हैं सर जी गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और कब किया था आपको यह भी बताना है, यह भी आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा। एक प्रश्न आपको और बताना है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। यह आपको कमेंट में छापना है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। हमने पूछा है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखो एक प्रश्न आपका पेपर में कई बार पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। जो ज्योतिबा फुले जो लिखा है ना, ये सत्य शोधक समाज लिख देता है, सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज। इसका भी पेपर में कई बार पूछ लेते हैं, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती हमने बता ही दिया है, आर्य समाज के थे। होम रूल लीग की आप जानते ही हैं, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था, यह भी याद रखिएगा। देखिए जहां हमको लगता है डिटेल में थोड़ा बहुत बता दें वहां बता देते हैं, क्योंकि पेपर में प्रश्न आपके आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। हमने महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु पूछा है तो कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। देखो ये भी याद रखिएगा, एक और प्रश्न आपका बन गया। 14 नंबर में आपसे पूछा गया है, इनमें से बताइएगा कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल। अच्छा, होम रूल लीग आ गया। अभी हमने चर्चा क्या किए, अच्छा ये अच्छा मद्रास का है, एक मिनट, ये मद्रास का होम रूल लीग है। मद्रास देखिए 1915, बड़ा कंफ्यूजन होता है, अब बड़ा कंफ्यूजन होता है, अभी हम आपको थोड़ा अच्छे से बताने वाले हैं। देखो होम रूल लीग की स्थापना आपके दो हुए थे, एक तो 1915 में हुआ था, एक तो 1916 में हुआ था। जो पुणे में हुआ था 1915 वाला होम रूल जो लीग है आपका, अच्छा बाल गंगाधर तिलक ने पुणे वाला किया था, है ना, पुणे वाला होम रूल लीग किया था। अच्छा ये जो मद्रास वाला पूछा है, इसकी स्थापना एनी बेसेंट थी। हाँ एनी बेसेंट, कंफ्यूज होता है इस प्रश्न में काफी। तो देखो इस प्रश्न को आप समझ लीजिए कि अगर हम मद्रास होम रूल लीग की बात करेंगे, मद्रास, है ना, तब आप क्या बताओगे, तब आप बताओगे एनी बेसेंट ने किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। बड़ा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और ये जो पुणे वाला है ना, ये लिख लो यहाँ पे, पुणे होम रूल, ये पुणे का था, ये पुणे का था। इनमें आपके थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर में आपको बताना है कि इनमें से बताइएगा किस आंदोलन का आरंभ जो है दांडी यात्रा से हुआ था। देखो दांडी यात्रा सभी को पता है 12 मार्च 1930 से शुरू होता है। 12 मार्च 1930 से दांडी मार्च शुरू होती है और 6 अप्रैल तक चलती है, सभी को पता है। 24 दिन की यात्रा थी, 24 दिन की यात्रा थी। 78 सहयोगी गए थे टोटल, सभी को पता है, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, जैसे ये दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। कौन सा शुरू होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 15 नंबर का बी, जिनका भी आ रहा बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बधाई हो जिनका भी जवाब आ रहा है। और अगला प्रश्न बताइए, देखिए कल ही हमने बताया था 1857 की जैसे क्रांति आती है उसके बाद भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का वायसराय बना दिया जाता है। 1858 में बने थे। कल के मॉडल पेपर में हमने प्रश्न कराया था कि भैया ये वायसराय कब बने थे, लॉर्ड कैनिंग, तो आप ही ने कहा था 1858 में बने थे। आज पूछ रहा है प्रश्न में कि पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। 17 नंबर आपके सामने आ चुका है। आपको बताना है इनमें से बताइए संविधान में आपातकालीन जो प्रावधान है किस देश के संविधान से लिया गया है। ये कल ही हमने आपको बताया था। आपातकालीन जो आप पढ़ते हैं भाग नंबर 18 में पढ़ते हैं, और अनुच्छेद नंबर की जब हम बात करते हैं तो आप कहते हैं सर जी 356 से स्टार्ट होता है और 360 तक चलता है। हमने कहा 352 में आपने क्या पढ़ा था? आपने कहा सर जी 352 में तो हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। हमने कहा राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है? तो आपने कहा सर जी 3 बार लग चुका है, केवल 3 बार।
2 बार बाहरी 1 बार आंतरिक, ठीक है। हमने कहा 356 में क्या होता है? 356 में आप कहेंगे सर जी ये राष्ट्रपति शासन संबंधित है। हमने कहा 360 बता दो क्या है? आपने कहा सर जी वित्तीय आपातकाल होता है जो आज तक नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है। हमने कहा भाग नंबर कौन सा? आपने कहा भाग नंबर 18 है, संविधान संशोधन भाग नंबर 20 में है। अब पूछा गया कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो देश का नाम है आपका जर्मनी। जर्मनी से लिया गया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। 3 प्रकार के आपातकाल है, याद रखिएगा, हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न बताइएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आए शब्द का अर्थ राज्य के निर्वाचित प्रमुख से है। 18 नंबर का जवाब आ चुका है, करें गणराज्य लगा दीजिए। बिल्कुल सही आंसर आपका है। देखो बिल्कुल यहां तो इन्होंने पूरा तारीखों डेटो लिख दिया है कि कब कब हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, है ना, भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल आपका 3 बार लग चुका है। बात तो बिल्कुल सही बताई गई है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में लगा दिया था। क्यों? दूसरा जो है 1971 में लगा था। आपने 72, हाँ सही तो बताया, 62, 71, 75 सही तो है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। आंतरिक अशांति की वजह से पूछेगा पेपर में ना, तो 1975 बताइएगा। प्रधानमंत्री उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसका आंसर अभी हमने नहीं बताया क्या? 19 नंबर। 19 नंबर हमने पूछा है, जवाब आ चुका है। भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मनोवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को किसमें शामिल किया गया है? 19 नंबर का कह रहे हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आप जानते ही हैं। कौन से देश से लिया गया? आप कहेंगे आयरलैंड देश से लिया गया। भाग नंबर में हमने पूछा तो आप कहेंगे सर जी भाग नंबर 4 में आता है। हमने कहा अनुच्छेद बताइए, अनुच्छेद आप कहेंगे सर जी 36 से 51 है। आप तो रट गया होगा, आपको सब रट गए होंगे। मौलिक कर्तव्य जानते हैं, रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ये भी आप जानते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आपका लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मौलिक अधिकार भाग नंबर 3 अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे 12 से 35। 20 नंबर में बताइए, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पढ़ा रहे हैं, आपको रट जाएंगे। 20 नंबर हमने पूछा है कि अनुच्छेद नंबर 123 बताइए, अध्यादेश विनियमित करने की शक्ति किसके पास है? तो आप कहेंगे ये तो राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास भी तो है। तो राज्यपाल में क्या करना है? ये 2 है ना, इसको पहले ले आना, यानी 213। बस सिंपल सी बात है, ये 123 है, 2 को पहले ले आए तो 213 हो गया। और ये जो अध्यादेश लाते हैं, कौन लाते हैं? राज्यपाल लाते हैं, राज्यपाल लाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। 21 नंबर बताइएगा, हमने पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार बताइए, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना दिन की अवधि तक सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। बताइए कितने दिन का टाइम पीरियड है? 21 नंबर का जवाब आ चुका है, करें अनुच्छेद नंबर 79 में कहा गया है। क्या कहा गया है कि यदि आप 60 दिन तक नहीं अगर आते हैं, तो आप अनुपस्थित रहते हैं, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। याद रखेंगे 60 दिन। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। जिनका भी 60 दिन आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बधाई हो हमारी तरफ से खूब सारी। और अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, 22 नंबर आपको बताना है। हमने 22 नंबर आपसे पूछा, आपको यहां पर जवाब देना। आंसर क्या होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? हमने पूछा है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो लोकसभा के प्रति होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दीजिए, ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जब भी हम किसी राज्य की बात करते हैं, भारत में बात कर रहे हैं, पहली महिला मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो उनका नाम आप जानते ही हैं, सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, उनका नाम क्या था? सुचेता कृपलानी, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये वही सुचेता कृपलानी है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था 1942 में और महात्मा गांधी के साथ मिलकर अहिंसा के रास्ते पर काम किया था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताइए, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आप कहेंगे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सभी को पता है, सुकुमार सेन। इस प्रश्न में कोई दमी नहीं है, सभी को पता है। अगला प्रश्न बताइए, 25 नंबर में आपसे पूछा गया, आपको यहां पर जवाब देना है। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का जो गठन है ना, से अनधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता है। 25 का आंसर बताइए क्या होगा? देखो भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर आप पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? 243 का बी में क्या पढ़े हैं कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है प्रावधान करता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ते हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती स्तर पर पढ़ते हैं क्षेत्र पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर आप पढ़ते हैं क्षेत्र पंचायत, जिला स्तर पर जिला पंचायत पढ़ते हैं। अगर जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अगर कम है तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर
क्षेत्र पंचायतों गठन आवश्यक नहीं है। विकल्प नंबर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। और 26 नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पूछा गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताइए इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। आप कहेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में सर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें अंग्रेजी भी शामिल नहीं है। कई बार पेपर में आता है कि ऑप्शन देगा और बोलेगा अंग्रेजी शामिल है कि नहीं शामिल है, तो कह दीजिएगा अंग्रेजी शामिल नहीं है 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 26 कह रहे हैं, अवधि नहीं है, बाकी मैथिली है, डोगरी है, उड़िया है, तो जानते ही आप लोग, है ना, ये सभी हैं, 22 भाषाएं हैं, अवधि शामिल नहीं है। अगला प्रश्न बताइएगा, आपसे पूछा गया, आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है। बहुत बार बता चुके हैं। 27 नंबर कह रहे हैं सत्यमेव जयते। ये कहां से लिया गया है? मुंडोपनिषद से लिया गया है। पेपर में ये भी पूछ लेता है, एक बार पूछा भी गया था। ब्रह्मांड का अध्ययन बताइए किस रूप में जाना जाता है। 28 नंबर में जवाब आ चुका है। कह रहे हैं ब्रह्मांड का अध्ययन की बात कर रहे हैं गुरुजी, तो लगा दीजिए कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, है ना। पहले एक सीरियल आता था शक्तिमान, उसकी जगह एक सीरियल और लॉन्च होता है, ब्रह्मांड का महान योद्धा आर्यमान। किसने किसने भैया आर्यमान देखा है बता दीजिएगा। अगर आपने कभी देखा हो आर्यमान सीरियल, दूरदर्शन में आता था, तो जरूर कमेंट करिएगा। ब्रह्मांड का नाम आ गया तो हमें आर्यमान का नाम याद आ गया, सीरियल तो चलता था। अगला बताइए, पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। 29 नंबर बताएंगे। 29 नंबर में जवाब आ चुका है। हमने प्रश्न पूछा है कि पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है ना, उसे हम क्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्षण कहते हैं। वर्षण बोले तो प्रिसिपिटेशन कहते हैं। प्रिसिपिटेशन कहीं लिखा है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बादलों से गिरने वाले पानी के किसी भी रूप को हम यानी प्रिसिपिटेशन कहते हैं, वर्षा कहते हैं इसी को, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये बारिश, बर्फ, ओले या पालक के रूप में हो सकता है, जो वायुमंडलीय तापमान पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न बताइए, अरब सागर भारत के कहां पर स्थित है। 30 नंबर बताइएगा। अरब सागर भारत में कहां पर है, तो आप कह रहे हैं सर जी पश्चिम में स्थित है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को हम क्या कहते हैं। हमने कहा बांग्लादेश में गंगा नदी है, सभी को पता है, उसको हम क्या कहते हैं, वहां पे किस नाम जानते हैं। आप कहेंगे गंगा नदी को तो याद आ रहा है, क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। पद्मा बिल्कुल सही जवाब है। पवित्र शहर बताइए मक्का कहां पर स्थित है। हमने कहा मक्का कहां पर है, मक्का की बात करने वाले हैं। 32 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं सऊदी अरब में। किनका किनका जवाब आ रहा है एक बार देख ले रहे हैं कमेंट में भी। सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। जवाब देखिए बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग जवाब सही दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में कि जब आप लोग जवाब देते हैं, इसका मतलब तैयारी आप लोग घर में कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कर्क रेखा जो है भारत के इनमें से बताइए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हमने कहा कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य, 8 ही तो हैं। और इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बताई थी, है ना। क्या बताई थी? मित्र पर गमछा झाड़ करके ट्रिक बताई थी। मित्र पर गमछा झाड़ करके ट्रिक बताई थी, है ना। तो यहां पर देख लेते हैं 33 नंबर का जवाब किसका आ रहा है। देखो यहां पर हमारे भी जवाब आ चुका है 33 नंबर। कह रहे हैं मित्र पर गमछा झाड़ में कहीं ओ शब्द कहीं मिला आपको, बताइए। मित्र पर गमछा झाड़, इसमें कहीं आपको ओ शब्द मिला है? नहीं मिला ना। बस ये ट्रिक से आपका काम हो जाएगा, ऐसे पढ़ोगे तो याद रहेगा। अगला प्रश्न बताइए 34 नंबर। लिखा है भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। इनमें से बताइए किसके पास से होकर गुजरती है। अभी इसी के पहले क्लास लिया था कल, तो उसमें हमने बताया था भारतीय मानक समय वैसे भी ग्रीनविच मानक समय से 5.5 घंटा आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, आपको तो पता ही है ना। और बताइए यहाँ पे जब पता है जब ब्रिटेन में 12 बजते हैं ना, तो भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे आंसर आ चुका है इलाहाबाद, नैनी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। और अगला प्रश्न आपके सामने, आनमुडी जो पर्वत है ना, इनमें से बताइए किस राज्य में स्थित है। अनाईमुडी पर्वत जो है, अनाईमुडी कहिए या अनामुडी कहिए, बात एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। और ये स्थित कहां पर है? केरल राज्य में, ये भी आपको याद रखना है। भारत में बताइए एक नाम का उत्तरी सरकार है। हमने यहां पर प्रश्न पूछा 36 का आंसर क्या होगा। 36 का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे भारत में एक तटीय मैदान का नाम जो है उत्तरी सरकार है। तटीय मैदान का नाम है, ऑप्शन नंबर लगा देंगे डी नंबर के साथ। उत्तरी सरकार कोई सरकार मत समझ लेना कि कोई सरकार है, ये तटीय मैदान होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इनमें से बताइए कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियों में से आपकी एक नहीं है। बताइए पश्चिमी घाट से निकलती है, कौन सी नहीं है, आपको बताना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा?
हमने यहाँ पर 37 नंबर में पूछा है, जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं महानदी लगा दीजिए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां होती है ना, वो पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर बहती हैं। उनमें 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख है ना। तो यहाँ पर बोला गया कौन सी नहीं है, तो महानदी नहीं है, बिल्कुल सी बात है। इनमें से बताइए कौन सी नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। हमने गंगा नदी की सहायक नदी पूछा है, आपने कहा गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं है नहीं पूछा, नहीं है। इंद्रावती कहां से आ गई, ये तो आपकी गोदावरी की है। ये कहां से भैया नदी आ गई, ये तो गोदावरी की होती है, कई बार हमने आपको बताया है। गोदावरी की सहायक नदी कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इंद्रावती। गंगा की पूछेगा तो गोमती भी है, यमुना भी है, सोन भी है, लेकिन ये इंद्रावती नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने 39 नंबर बताइएगा। लिखा है शरावती पनबिजली परियोजना बताइए कहां पर है। हमने पूछा है कि शरावती पनबिजली परियोजना कहां पर है। हमने पूछा है कि शरावती कहां पर है, तो आप कहेंगे शरावती की बात करने वाले हैं। ये कह रहे हैं आंसर लगा दीजिए, कर्नाटक में है। शरावती पनबिजली जो परियोजना आपकी है ना, ये कहां पर है, ये कर्नाटक में है। और ये शरावती नदी या इसी को हम जोग प्रपात कहते हैं, वहीं पर स्थित है, जिसका नाम महात्मा गांधी जल प्रपात भी है। ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जल प्रपात भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं। 40 नंबर कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा 40 नंबर का जवाब दीजिए। 40 का भी आंसर आ गया, बड़ा फास्ट आंसर आ रहा है। हमें लग रहा है स्लो पढ़ा रहे हैं क्या, क्यों स्पीड अगर आपको लग रहा है बहुत धीमे हो तो बता दीजिएगा, हम भी बिल्कुल बुलेट ट्रेन से यहाँ भगा दें एकदम से, है ना। अगर आपको लगे कि सर जी आप बहुत धीमे पढ़ा रहे हैं, बता दीजिएगा, थोड़ा स्पीड हम बढ़ा देंगे। अगर आपको कहीं भी महसूस हो बता दीजिएगा। अगला प्रश्न बताइए, हमने पूछा है कि भारत का बताइए कौन सा राज्य जो है ना गेहूं का अग्रणी उत्पादक है। गेहूं के हम बारे में बात करने वाले हैं, तो आप कहेंगे गेहूं के मामले में अपना उत्तर प्रदेश है। वैसे भी यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है, सिंपल सी बात है। सर जी हम क्लास कितने टाइम लेते हैं, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, है ना। कम से कम छोटे छोटे प्रश्न जो पूछते हैं लोग, तो उनका आप तो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर दिया करो कि पेपर क्लास कब होती है, ये क्लास नंबर कौन चल रही है, आपको पता है। ये 17वीं क्लास है, 17 दिन से लगातार क्लास चल रही है, इसी टाइम पे चल रही है और कोई टाइम चेंजमेंट नहीं हुआ है। बता दीजिए भैया क्लास कब चलती है। बताइए इनमें से कौन सा भूतापी ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 42 नंबर बताइए। हमने 42 नंबर में पूछा है, तो आप कह रहे हैं बायोमास। बायोमास जो होता है ना, ये आपका भूतापी ऊर्जा का सोर्स नहीं होता है, बाकी सब है जो ऑप्शन में दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। ये क्लास आपकी चलती है सुबह 11 बजे, ठीक है ना, सुबह 11 बजे चलती है। 43 का आंसर आपको देना, आंसर क्या होगा। एक क्लास आपकी और चलती है, वो चलती है रात को 8:30 पर। ये 2 मॉडल पेपर आपको डेली अटेंड करना है। बाकी हमारी कोई क्लास देखिए ना देखें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 क्लास में आपको ही सिर्फ लाइव दे रहे हैं। एक सुबह 8 बजे, सॉरी एक सुबह 11 बजे, एक रात को 8:30 बजे। और एक दिन में हम आपको 200 प्रश्न कराते हैं। एक महीने में आपके 6000 प्रश्न होते हैं, और 3-4 महीना पढ़ लेंगे तो आपके 24,000 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन। अब 20,000 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया तो कोई भी एग्जाम बैठेंगे ना, जीके जीएस से आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। जवाहरलाल नेहरू बताइए पोर्ट कहां पर है, ये ट्रस्ट कहां पर स्थित है। 43 का आंसर बताएंगे ना, तो कह रहे हैं सी नंबर लगा दीजिए, मुंबई में। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। अगला प्रश्न बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से बताइए कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सबसे अधिक आबादी वाला हमने राज्य पूछा है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक आबादी तो यूपी में ही है ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल सही आंसर है। क्लास का टाइम बता तो दिया है ना कि सुबह 11 बजे, रात को 8:30 बजे। चैनल का भी नाम याद रखिएगा, मनोज स्टडी सेंटर है। जो पता चले उसी टाइम में क्लास कहीं और चल रही हो तो आपको ये नहीं पता कि मनोज सर पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं। तो एक सुबह 11 बजे, रात को 8:30 बजे। विजयवाड़ा बताइए किस नदी के तट पर स्थित है। 45 नंबर बताएंगे ना। 45 नंबर कह रहे हैं, बी नंबर लगा दीजिए ना, कृष्णा। बिल्कुल सही आंसर आपका है। जिनका भी 45 का भी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंध्र प्रदेश में है आपका, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नोएडा जो होता है ना, उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। हमने पूछा है कि नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। 46 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं गौतम बुद्ध नगर। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से बताइए किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है। कारपेट सिटी किसे कहते हैं, हमने कई बार बताया, ये भी आंसर आ गया है। हमें लगा कि भदोही आंसर दे रहे हैं, तो हम 1 मिनट के लिए सोचने लगे कि आप लोग लग रहा है भदोही से हैं क्या, है ना। अब मालूम चला कि आप प्रश्न का आंसर दे रहे थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखो मेला आपके सिलेबस में दिया गया। ये ऐसा मॉडल पेपर है कि जो जो सिलेबस में दिया गया है, भारतीय कृषि दिया है, मेला दिया है, उत्सव, वही क्वेश्चन इसमें है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बहुत अच्छा मॉडल पेपर है। अगला प्रश्न बताइएगा, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। हमने 48 नंबर में पूछा है, तो पहले तो आप ये बताइए कि काम्पिल मेला होता कहाँ है। सबसे बड़ी बात तो यही है
ये कांपिल्य मेला होता कहाँ है? कह रहे हैं ये तो फर्रुखाबाद में होता है। ये वही फर्रुखाबाद है जहां पर महादेवी वर्मा, आप तो जानते हैं, छायावादी काव्य की कवित्री कही जाती हैं। उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कानपुर से जाएंगे कन्नौज, कन्नौज से मिलेगा फर्रुखाबाद। ये वही फर्रुखाबाद है। और जो कांपिल्य मेला लगता है, कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद में। और किससे जुड़ा हुआ है? जैन समुदाय से। ये भी आपको याद रखना है। 49 नंबर आपको बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश में, बताइए कौन सा कृषि विश्वविद्यालय है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 49 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय है ना, ये मेरठ में है। मेरठ में बिल्कुल सही आंसर है। जिनका भी जवाब आ रहा है मेरठ लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने 50 नंबर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के, बताइए कौन शहर में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बताइए कौन शहर में स्थित है? 50 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं लगा दीजिए फतेहपुर सीकरी। आगरा में पड़ता है ना फतेहपुर सीकरी, वही वाला, बिल्कुल सही है। और 51 नंबर बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? हमने इस प्रश्न को दो तरीके से आपको बताया था। कभी कभी स्थापना पूछता है, कभी कभी पूछता है कि बताइए कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो जब राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो आप 1949 बताइएगा। 1949 में क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये वही भारतीय रिजर्व बैंक है जिसे आप बैंकों का बैंक भी कहते हैं, और इसकी स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला प्रश्न बताइएगा कि आय या लाभ पर लगाए गए कर के बजाय वस्तुओं और सेवाओं पर लगते कर को किस रूप में जाना जाता है? 52 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं आंसर लगा दीजिए। उसे हम कर भार कहते हैं। क्या कहते हैं? कर भार कहते हैं ना, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 53 नंबर देखते हैं, यहां पर जवाब देते रहिए। लिखा है मैट जो होता है ना, न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स होता है, लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है? 53 नंबर बताइए। हमने 53 नंबर पूछा है, जवाब हमारे बीच आ चुका है 53 नंबर का। कह रहे हैं ऐसी कंपनियां जो अपने लाभ या हानि लेखाओं में लाभ तो प्राप्त करती हैं, किंतु आय की जो गणना है ना, आय की जो गणना होती है इनकम टैक्स नियमों के अनुसार होने पर कुल आय आपकी क्या होती है? शून्य या नगण्य होती है, जिस पर वे शून्य अथवा मतलब ना के बराबर मान लो भुगतान करते हैं, ठीक है ना, उसको जीरो टैक्स कंपनियां कहते हैं। और इसमें आंसर क्या लगा दीजिए? शून्य कर कंपनियों पर, है ना, शून्य कर कंपनियों पर। अच्छा, ओटीपी तो आप जानते ही होंगे। ओटीपी तो आजकल मोबाइल में कोई भी काम करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं तो ओटीपी जरूर आता है ना। तो ओटीपी के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, और हमें उम्मीद है कि आप इसका फुल फॉर्म में सभी लोग जानते होंगे कि ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। कोई बता सकता है ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? 54 नंबर का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं डी नंबर लगा दीजिए। वन टाइम पासवर्ड होता है, केवाईसी, नो योर कस्टमर, नो योर कस्टमर। देख लेते हैं जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो कि कौन से नंबर का जवाब दे रहे हैं, ताकि पता चले कि 54 नंबर का जवाब दे रहे हो कि 55 का दे रहे हो। यही नहीं पता चल पाता है, नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो। अगला नंबर आपसे पूछा गया, इनमें से बताइए कौन सा रेलवे पर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? हमने पूछा है 55 का आंसर क्या होगा? हमने 55 नंबर में पूछा है, तो कह रहे हैं लगा दीजिए राज्य सरकार। बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बधाई हो हमारी तरफ से। जिनका भी जवाब आ रहा है हमारी तरफ से खूब सारी बधाइयां। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया 56 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? लिखा है मानवाधिकार का प्रथम सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? मानवाधिकार का जो प्रथम सम्मेलन आपका हुआ था ना, ये कब हुआ था? पहले तो आप ये बताइए 56 नंबर। अब बहुत लोगों को मालूम ही नहीं हो कब हुआ था, है ना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहां पर देख लेते हैं। 56 नंबर का काफी लोगों का जवाब आ चुका है और काफी लोग जवाब दे भी रहे हैं। बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1993 में कह रहे हैं हुआ था। कहां हुआ था? वियना में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी है ना, वियना में हुआ था। वियना में, ठीक है ना, वियना। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 57 नंबर बताइएगा। 57 नंबर आपसे पूछा गया है, आपको बताना राइट आंसर यहां पर क्या होगा। पूछा गया है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हाँ ना, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आतंकवादी जो विरोध अभियानों का जो प्राथमिक उद्देश्य है उसका क्या है ना, उसका यही है कि विद्रोहियों गतिविधियों का क्या है? हाँ, इसमें बताइए माफी प्रदान करना या सैन्य दमन है? दमन वाला होगा, है ना, सैन्य दमन। जिनका भी सैन्य दमन आ रहा है 57 नंबर में बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं।
हाँ 57 नंबर क्या होगा, डी नंबर, बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लीजिएगा, सभी का आ रहा है 57 नंबर का डी, जिनका जिनका आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 57 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका। अगला प्रश्न देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, आपसे 58 नंबर पूछा गया है। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए एनपीए का मतलब होता है कि नॉन परफॉर्मिंग, है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एनपीए, है ना, एनपीए होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, बैंकों में होता है ना, बैंकों में जैसे हमने कोई पैसा वगैरह लिया ना, तो 90 दिन तक अगर भुगतान नहीं किया तो एनपीए में चला जाता है, उसको बोलते हैं, उस लोन को एनपीए माना जाता है, ठीक है ना, ये होता है। और एनपीए से बैंक प्रणाली को नुकसान भी पहुंचता है। अगला प्रश्न बताइएगा कि भारत का कौन सा जो प्रदेश है ना रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, 59 नंबर बताइए। भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन करता है, हमारे भी जवाब आ चुका है। वैसे तो रबड़ के मामले में आप जानते हैं ब्राजील है, लेकिन अब आपको देखिए ब्राजील को माना जाता है उत्पत्ति केंद्र माना जाता है, लेकिन सब ज्यादा रबड़ उत्पादन में अग्रणी देश आपका थाईलैंड हो गया है। भारत में अगर हम बात करेंगे केरल है, जिसमें 90% होता है रबड़, केरल लगा दीजिए भारत वाला। कह रहे हैं सर जी हम आपकी कृषि भूमि, अच्छा कृषि भूमि वाला एक वीडियो हमने अभी 2 दिन पहले अपलोड किया था, यूट्यूब में जब जाएंगे तो वीडियो सेक्शन मिल जाएगा, उसमें भारतीय कृषि के प्रश्न थे, तो काफी अच्छे प्रश्न हमने कराए थे। जो जो देखिए वही हम पढ़ा रहे हैं जो टॉपिक में, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दे, टॉपिक के अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं, जो जो सिलेबस में बताया गया वही आपको पढ़ाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में फायदा मिले। अगला प्रश्न बताइए, डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है, 60 नंबर बताइए। डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या, कोई बता सकता है? ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं। देखिए डीसी जनरेटर का मूल सिद्धांत क्या है, 60 नंबर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे, फास्ट है, आप कहो हम फास्ट न चले ऐसा हो सकता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, बिल्कुल सही आंसर आपका है डीसी जनरेटर, है ना, डीसी जनरेटर है। अच्छा डीसी को बताइएगा एसी में कौन कन्वर्ट करता है, इन्वर्टर। एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिस्टकारी बोलते हैं, हाँ डिस्टकारी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, 61 नंबर बताएंगे। 61 नंबर का जवाब आ चुका है, कह रहे हैं तालाब में पारिस्थितिकी तंत्र, कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही जवाब है, 61 का भी है। 62 नंबर आपसे पूछा गया है कि प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण इनमें से बताइए कौन सा है। देखिए प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हमने उदाहरण पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसमें आपके टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, समशीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, पर्णपाती वन हो गए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी होते हैं, घास के मैदान भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, ये सब आपके शामिल हैं। तो 62 नंबर में आंसर लगा देंगे, यहाँ पर घास स्थल भी है, ऑप्शन दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताइएगा, जावेद करीम इनमें से बताइए किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक है। हमने कहा है कि जावेद करीम बताइए किस एप्लीकेशन के सह संस्थापकों में से एक है। 63 नंबर का जवाब क्या होगा, तो कह रहे हैं आंसर लगा दीजिए यूट्यूब के। अच्छा यूट्यूब, यूट्यूब जानते हो अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है ना, बिल्कुल सही आंसर कह रहे हैं, ये यूट्यूब है जिससे हम क्लास आपको ले रहे हैं। और ये भैया आपको पता है कि 3 कर्मचारी थे, चार्ल्स हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम, इन्होंने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था यूट्यूब। आज यूट्यूब की वजह से क्लास आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। अगला प्रश्न बताइएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, अच्छा एआई बड़ा खतरनाक भी है और बड़ा अच्छा भी है। अब आजकल असली नकली में पहचाने नहीं मिलता कि एआई ने वीडियो बनाया है कि असली में वाकई में। 64 का आंसर कह रहे हैं बी नंबर, लेकिन हम आपको एआई नहीं है, हम तो आपको मानव मतलब पढ़ा रहे हैं, जानो मैकार्थी, है ना, बिल्कुल सही है 64 नंबर का बी। आने वाले टाइम में क्लास एआई लेगा, पता ही नहीं चलेगा कि एआई पढ़ा रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला समाचार पत्र जो है ना खबर लहरिया, किसने शुरू किया था। खबर लहरिया किसने शुरू किया था हमने पूछा है, जवाब हमारे बीच आ चुका है, कह रहे हैं उनका नाम था भील चंद्र कुटे। क्या नाम था, भील चंद्र कुटे, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने एक और आ गया, करंट अफेयर्स का है। हमने यहां पर आपसे पूछा है कि बताइए 3 अप्रैल 2025 में नेट्स पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस आपका मनाया गया है। हाँ राधे राधे सर जी, राधे राधे। चलिए बहुत देर में आप आए हैं, कमेंट भी करिए, इसका आंसर बताइए, आप भी से पूछेंगे। 66 नंबर जो देर में आया, सबसे पहले आंसर आप ही बताओ कि 3 अप्रैल 2025 में नेट्स पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। नेट्स होता क्या, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स होता है। ये पहल का भैया 7वां स्थापना दिवस मनाया गया, कहां मनाया गया, दिल्ली में मनाया गया, लगा दीजिए 7वां है, कहां पे मनाया गया, दिल्ली में। ये भी याद रखिएगा, दिल्ली तो आप जानते हैं भारत की राजधानी। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है, 67 नंबर बताइए क्या होगा। ध्वनि की तीव्रता की जब हम बात करते हैं ना
पहली बात तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। एक बार तो पेपर में यही पूछ लिया था कि ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं, आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अच्छा, मान लो अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं, प्रकाश तरंगे कैसी होती है, तो आप कहिएगा अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। देखो, प्रा प्रस्थ, धा ध्वनि, ऐसे याद रखो, कभी भूलोगे नहीं। ध्वनि में आधा धा रहा है ना, अनुदैर्ध्य में मैच कर गया। प्रकाश में प्रा आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी प्रा आ रहा है, हो गया आंसर, कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न बताइए, 68 नंबर क्या होगा। लिखा हुआ है अप्रैल 2025 में बताइए जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की किस सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया। 68 नंबर बताइए आंसर क्या होगा। और 68 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। कंपनी का नाम है CIL, यानी इसको आप कहते हैं कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने जो है ना, ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई ने सर्वाधिक लाभांश प्रदान किया है 2025 में। याद रहेगा, CIL कोल इंडिया लिमिटेड। अगला बताइए कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया हमने आपको बताया था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण होता है, रिडक्शन का मतलब अपचयन होता है। और हमने आपको यह भी कहा था कि जब ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं ना, तब आपका रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। और ऑक्सीकरण में हमने बताया था कि ऑक्सीजन का योग हाइड्रोजन का कह सकते हैं वियोग, यानी हाइड्रोजन का त्यागना। ऑक्सीकरण अपचयन में इसका उल्टा होता है। जब दोनों चीजें आपकी शामिल हो जाए ना, तो समझ जाओ बन गया रेडॉक्स अभिक्रिया। बताइए, किसी फल को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। देखिए, आप फल देखे होंगे पकाने के लिए, तो जैसे आप कच्चे फल होते हैं तो पकाया नहीं जाता है। अब आजकल तो इतने केमिकल आ गए हैं, पका देते हैं तुरंत, है ना। तो कैल्शियम कार्बाइड भी यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, एसिटिलीन भी करते हैं। RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। कहीं ऑप्शन लिखा है क्या। अच्छा, रिबो लिख दिए, कोई बात नहीं, राइबोज को रिबो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूक्लिक होता है, न्यूक्लियर मत लगा देना गलती से भी। 71 नंबर का जिनका भी जवाब आ रहा है ना, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बताइए, किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। हमने पूछा है 72 नंबर, बताइए किस पशु में छोटी आंत सबसे छोटी होती है। 72 नंबर का जवाब भी आ चुका है। कह रहे सर जी, शाकाहारी की अपेक्षा मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत होती है। ठीक है, अच्छा तो लगा देते हैं, किसमें, शेर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। शेर बिल्कुल सही, शेर अगर सामने आ जाए सब लोग डर जाते हैं ना, शेर को देख के लोग डर जाते हैं, खा जाता है। अगला प्रश्न बताइए कि इनमें से बताइए किस रक्त समूह का सर्वदाता। देखिए, हमारा तो ब्लड ग्रुप भैया सर्वदाता है, हम डोनर हैं। हमारा ब्लड ग्रुप जानते हैं आप लोग, नहीं जानते तो हम आपको आज फिर बता दे रहे हैं। मनोज सर का जो ब्लड ग्रुप है O पॉजिटिव है। कौन सा है, हम पहली बार नहीं कई बार बता चुके हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। किसी का O पॉजिटिव हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि हमें भी खुशी मिले कि आपका भी O पॉजिटिव है। 73 नंबर कह रहे हैं, C नंबर लगा दीजिए ना, बिल्कुल सही है। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। देखो, इसमें भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो इसमें आपका O पॉजिटिव भी होता है, O निगेटिव भी होता है, लेकिन सर्वदाता इसको बोलते हैं, सर्वदाता इसको बोलते हैं, ये O निगेटिव को। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का कोई साइन नहीं था, चलो दिक्कत नहीं। फिर भी अगर मान लो ऑप्शन अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। और एक होता है AB प्लस होता है, एक AB माइनस होता है। इसमें AB प्लस को बोलते हैं सर्वग्राही। क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। हालांकि प्लस माइनस पेपर में नहीं देता है, तो आप AB डायरेक्ट बोल देते हैं ना। अगर प्लस माइनस में अगर ऑप्शन आ जाए तो याद रखिएगा, AB प्लस होता है सर्वग्राही, O निगेटिव होता है सर्वदाता। ये भी याद रखिएगा। थोड़ा प्रश्न की गहराई पे पहुंचा दिए हैं कि मान लो एग्जामिनर कभी पूछ ले तब। अगला प्रश्न बताइएगा, सामान्य गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है। 74 नंबर बताएंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए कि पाखाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। हमने आपसे पूछा है कि पाखाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है। 75 का जवाब आ चुका है। कह रहे हैं ये तेलंगाना के वारंगल क्षेत्र में, तेलंगाना में पड़ता है वारंगल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है। बताइए कि इनमें से कौन सा भैया DDT का संबंध में सच है। DDT के बारे में पूछ रहे हैं। DDT तो आप जानते हैं कीटनाशक होता है। डाइक्लोरो डाइथिलीन क्लोरो क्या होता है, क्लोरोथेन होता है ना DDT। हाँ, ये मतलब एक तरीके से कीटनाशक होता है, ठीक है ना। DDT का उपयोग आप देखेंगे मच्छरों में करते हैं, खटमल वगैरह जिससे नहीं हो जाते हैं, तो उनको DDT का छिड़काव किया जाता है। तो पहली बात तो ये आपका क्या है, ये एक संपर्क कीटनाशक होता है ना। कैसा होता है, एक संपर्क कीटनाशक होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में बताइएगा कि W3C का पूर्ण रूप क्या होता है। हमने यहां पर पूछा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होता है। 77 का आंसर हमारे बीच आ चुका है। पहली बात तो आपको पता होगा
क्या पता है? वर्ल्ड वाइड वेब, WW। अच्छा बताइए, WW की खोज किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना इसका फुल फॉर्म, इसकी खोज किसने किया था? कोई बता सकता है? वर्ल्ड वेड वाइब, WW की खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था, याद रखिएगा। अगला बताइए, इनमें से किसे हम क्रेडिट मनी कहते हैं? क्रेडिट मनी बताइए किसे कहते हैं? 78 बताइए, क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? हमारे भी देखिए जवाब आ चुका है। क्रेडिट मनी किसे कहते हैं? कह रहे हैं लगा दीजिए, मुद्रा मूल्य जब वस्तु के मूल्य के जब बराबर हो जाए ना, तो समझ जाइए क्रेडिट मनी की मतलब हो गया। क्रेडिट मनी को हम बोलते हैं जब हमारा मुद्रा मूल्य और वस्तु मूल्य क्या हो, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। बताइए यहाँ पर 79 नंबर में आपसे पूछा गया है कि भारत में बताइएगा कि बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का फुल फॉर्म क्या होता है? आपने नाम तो सुना ही होगा, NEFT, पेमेंट वगैरह करते हैं ना, तो NEFT वगैरह तो सुनते ही होंगे। तो आपको NEFT का फुल फॉर्म बताना है, क्या होता है? NEFT का फुल फॉर्म हमने पूछ लिया है, तो आप कहेंगे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न हमने यहां पर पूछा है, आपके सामने 80 नंबर है। लिखा है कि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय शहरी जो स्वच्छता नीति है ना, ये किस वर्ष में शुरू की गई थी? 80 नंबर में हमने पूछा है, तो आप कहेंगे 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम शुरू हुआ था। कब हुआ था? 2008 में कह रहे हैं। 2008। जिनका भी जवाब आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बताइए, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो शहरी जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो कितना है? हमने पूछा है कि शहरी जनसंख्या का परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे शहरी जनसंख्या की परसेंटेज की हम बात करने वाले हैं, तो 31.16% है। हाँ बिल्कुल सही है। और कुल जनसंख्या का 68.8% आपका ग्रामीण क्षेत्र में रहता है। आपको आज ये पता चल गया होगा कि सब ज्यादा जो पॉपुलेशन है ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। अगला प्रश्न बताइए, यहां पे आंसर क्या होगा? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? 82 नंबर बताइए। 82 नंबर का जवाब आ चुका है। देखिए, क्वाड जो होता है ना, एक राजनीतिक सुरक्षा मंच होता है जिसमें 4 देश शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? आप कहेंगे भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। हमने कहा चतुर्भुज में कौन से देश शामिल हैं? आपने कहा भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया है। और ये जो है ना, सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाते हैं। याद रखेंगे, विकल्प नंबर जाएगा सी नंबर के साथ। हाँ, जिनका भी आ रहा है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, दहेज प्रथा। देखो, दहेज प्रथा आप सभी को पता है कि दहेज प्रथा कब लगती है? मान लो आपकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद 7 साल तक, ये मान लो 7 साल के अंदर अगर कुछ भी अगर ऐसा होता है तो दहेज प्रथा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आपके शादी के 7 साल पूरे हो गए तो ये कानून फिर आपका नहीं लगता है ना। दहेज प्रथा वाला याद रखिएगा, 7 साल बाद दहेज प्रथा नहीं लगा सकते हो। घरेलू हिंसा लगा सकते हो, वो अलग मैटर है। 83 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? और कह रहे हैं ऑप्शन नंबर लगा दीजिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। बिल्कुल सही आंसर आपका, जो 1961 में बनाया गया था। 1961 में बनाया गया था। अगला प्रश्न बताइए, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ये 2-3 मॉडल पेपर में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। 33, रट्टा मान लो। वेनेजुएला की बताइए राजधानी क्या है? बताइए, वेनेजुएला की राजधानी है। 85 नंबर हमने पूछा है, 85 नंबर कह रहे हैं, लगा दीजिए। हाँ, वेनेजुएला की राजधानी है। बताइए आंसर क्या होगा? देखो, पढ़ाई आप लोग करते रहिए, है ना, आंसर देते रहिए। पढ़ोगे, ईमानदारी से आंसर दोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे पे जवाब आ चुका, काराकास। क्या है काराकास? बताइए, किस दिवस को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? अच्छा, ये वाला प्रश्न तो आपको याद रखना ही है। धूम्रपान निषेध दिवस है। अब धूम्रपान अगर कोई करता भी हो तो मत करें, हमारी तरफ से आज मतलब कह रहे हैं ये नहीं करना चाहिए। निषेध दिवस मनाया जाता है, इसीलिए मनाया जाता है। 86 नंबर बताइए आंसर क्या होगा? 86 कह रहे हैं, ए नंबर लगा दीजिए। मार्च का दूसरा बुधवार। देखो, आ रहा है सभी का, मार्च का दूसरा बुधवार है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पता है कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 31 मई को मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। 31 मई को क्या मनाते हैं? आप कहेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस। अगला बताइए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 87 नंबर, बताइएगा आंसर क्या होगा? हमने यहां पर पूछा है कि हाल ही में बताइए, उत्तरी प्रशांत उपोष्ण कटिबंधीय गाइर में खोजे गए विशाल वायरस का नाम क्या है? अच्छा, ये अभी हाल ही में खोजा गया एक वायरस है, गाइर में खोजा गया है, ठीक है। इस वायरस का नाम कोई बता सकता है? करंट अफेयर्स का है। इसका नाम जानते हैं क्या है? इसका नाम है PE 4th फर्स्ट करके है। विकल्प नंबर जाएगा आपका
हाँ बिल्कुल राइट आंसर आपका है, जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही है। ये वायरस का नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखिए 88 नंबर में आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। सर जी कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। बफरिंग बताइए किसके किसके फोन में हो रही है। यूट्यूब से भैया, यूट्यूब कहे वाईफाई से बोल देते हैं, वाईफाई बफरिंग मत कराइए। मतलब क्लास का सवाल है, बाद में करा लीजिए क्लास के बाद। चलो बोल दिए हैं। बताइए प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। 88 नंबर बताइए। 88 नंबर हो जाएगा थॉमस हार्डी, है ना, थॉमस हार्डी। अगला बता, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वीडियो में मतलब देख देख के पहले नेट खत्म कर डालते हो। आजकल तो नेट पहले ही खत्म हो जाता है ना, कई बार बहुत सारी चीजें आप लोग देखते रहते हैं मोबाइल पे, तो नेट खत्म हो जाता है। भारतीय हज समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। लेकिन आजकल तो अनलिमिटेड नेट मिलता है ना, 5G में शायद अनलिमिटेड मिलता है। 89 नंबर बताइए क्या होगा। 89 नंबर में कह रहे हैं मुंबई। मुंबई बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी आ रहा है मुंबई बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। हमने कहा है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी। 90 नंबर का जवाब आ चुका है, करें लगा दीजिए सी नंबर। हाँ नेशनल, हाँ बिल्कुल सही है। आर्चिव्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1891 में हुई थी, याद रखेंगे 1891 में। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग इसको बोलते हैं। बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न बताइएगा। अच्छा ये प्रश्न भी हमने कराया है इसके पहले। 91 नंबर बताइए क्या होगा। पूछा गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। आप कहेंगे ये वाला तो आपने बताया है, 1972 में आया था, कई बार करा चुके हैं। बताइए इनमें से कौन सा देश है ना, किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। बताइए इनमें से किस देश के साथ बिहार अपनी सीमा साझा करता है। कोई बता सकता है इसका जवाब यहां पर क्या होगा। कोई बता सकता है इसका जवाब यहां पर क्या होगा। जवाब हमारे बीच आ चुका है, जवाब हमारे बीच देखिए आ चुका है। बहुत स्पीड से जवाब दिया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जवाब दे रहे हैं। और यहां पर 92 का आंसर आ चुका है, करें लगा दीजिए डी नंबर, नेपाल। नेपाल है ना, हाँ बहुत बढ़िया, नेपाल है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, कहां पर पाए जाते हैं। हमने कहा उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार तो पाए जाते हैं, अब कहां पर पाए जाते हैं। सोनभद्र जिले के सिंगरौली। अच्छा सिंगरौली लिखा तो है, कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो लिखा तो है, सोनभद्र का है ये सिंगरौली क्षेत्र है। अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। ये मेला वाला देखिए टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। हम आप लोगों से भी यही कहेंगे कि मेला जितने भी उत्तर प्रदेश के हैं, मेला और उत्सव, इनको आप पढ़ लीजिए। आपके सिलेबस में साफ साफ बताया गया है, सिर्फ मेला पढ़ना है और उत्सव, और कुछ नहीं पढ़ना। जो पता चले मेले के अलावा कुछ और भी पढ़े चले जा रहे हो, साफ साफ उसमें लिखा है। तो आप कहेंगे मेला जो है नौचंदी का मेला है, जो कि मेरठ में होता है। ये मेला कहां पे होता है। नौचंदी का मेला मेरठ में होता है और इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। याद रखिएगा नौचंदी का मेला, ऑप्शन नंबर लगा दीजिए ए नंबर। यह ऐसा मेला है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। 95 नंबर का देखिए आपसे पूछा गया है कि मार्च 2025 में आर्द्रभूमि के बुद्धिमानी पूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। हमने कहा पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आप कहेंगे उनका जो बने हैं उनका नाम है डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। देखो करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला बताइए इनमें से आपको बताना है किस भारतीय राज्य ने 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की थी। हमने कहा 38वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसकी मेजबानी किसने किया है 2025 में। 96 नंबर हमने पूछा है। आप कहेंगे ये जो किया है ना, ये उत्तराखंड ने किया है। उत्तराखंड आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को। ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हुए थे, याद रखेंगे। ये 28 हुए थे उत्तराखंड में, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। हाँ, और आपको पता है सर्वाधिक जो गोल्ड मेडल है ना वो सर्विसेज ने पाया था, सेना सर्विसेज ने पाया था 68। पदक तालिका में पहला स्थान सर्विसेज का था, है ना, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल 2025 का शुभंकर क्या था। शुभंकर हम यहां इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पेपर हमको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इंपॉर्टेंट है। शुभंकर याद रखना मौली, क्या है मौली, ये याद रखना मौली है शुभंकर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण की जो सीमा है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, हमने पूछा है, इसका आंसर बताइए। हाल ही में आपसे पूछा गया, आपको यहां पर जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। 97 का जवाब हमारे बीच आ चुका है, करें लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी के साथ, $3 अमेरिकी। देखो 97 का डी है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके सामने है। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है।
कौन सा कथन सत्य है, कोई बता सकता है? इसमें यही सत्य है कि उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है। विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। और अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ये किन किन मंत्रालयों के द्वारा शुरू किया गया था? 99 नंबर। बताइए आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। 92 नंबर का जवाब आ चुका है। ये 3 मंत्रालय थे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय थे, स्वास्थ्य एवं परिवार, चले जाएंगे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका है मानव विकास मंत्रालय। बिल्कुल देखिए यहाँ पे राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में लैंगिक बजट जो है ना, भारत में लैंगिक जो बजट है ये सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? हमने कहा भारत में लैंगिक बजट तो प्रारंभ किया गया था, सर्वप्रथम कब किया गया था? सर्वप्रथम बताइए, सर्वप्रथम प्रारंभ कब किया गया था? 2005-6 में, 2005 और 6 में किया गया था। विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।